ठीक है, तो जैसे अपन को पता है, अपन को अब स्टार्ट करना अपना नया टॉपिक। तो अपना नया टॉपिक है क्या? मैंने बोला इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज़, या फिर इसको अपने प्यार से बोल सकते हैं आईएफओएस। तो आईएफओएस है क्या? मैंने कहता हूँ जिसका कोई नहीं होता उसका आईएफओएस होता है। यानी ऐसी कोई भी इनकम जो एचपी, सैलरी या फिर पीजीबीपी या कैप गेन्स, इन सब के दरवाजे खटका के आई हो और वो उसके अंदर नहीं जा पाई हो, वो आईएफओएस में ही आएगी। ठीक है? मतलब कैसी भी इनकम हो, वेदर इट इज़ इल्लीगल या लीगल, या फिर मतलब कोई भी सोर्स, कोई ऐसे सोर्स आ रही हो जो इनकी कंडीशंस को मीट नहीं कर पा रही हो, तो वो कहाँ जाएगी? वो जाएगी आईएफओएस में। आईएफओएस मीन्स इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। जो ऊपर के 4 सोर्सेज मैंने यहाँ पे लिखे हैं, बस इन सोर्सेज से नहीं आ रही, कहीं और से आ रही है, सिंपल। ठीक है? तो इसके अंदर कौन सी इनकम आ सकती है एज एन एग्जाम्पल्स? मैं कहता हूँ स्टार्ट कर सकते हैं अपने एचपी से ही, कि एचपी के अंदर है ना, मैंने एक इनकम को मना किया था, दैट वाज सब लेटिंग की इनकम। याद है, मैंने सब लेटिंग की इनकम को मना कर दिया था। क्यों? ये मेरे घर में नहीं आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उसमें आप ओनर नहीं थे। तो सब लेटिंग की इनकम तो इनकम है, तो वो कहाँ आएगी? मैंने बोला हारे का सहारा आईएफओएस हमारा, आईएफओएस में वो टैक्सेबल होगी। ठीक है? फिर सेकंड मैंने बात करी सैलरी के अंदर। मैं गया सैलरी के दरवाजे में, मैंने देखा एक एमपी और एक एमएलए, मतलब दो चोर एक साथ खड़े थे, और ये चोर सैलरी ड्रॉ कर रहे थे। सैलरी तो नहीं बोलूंगा, ये चोर रेमुनरेशन बोलूँ या कुछ पैसा ड्रॉ कर रहे थे गवर्नमेंट से। हम बोले क्या ये सैलरी में आएगी? हमने बोला नहीं आएगी। क्यों? इनके बीच में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई, इनका रिश्ता नहीं था रिलेशनशिप में। ये भी मेरे जैसे थे कि कोई रिश्ता नहीं बन पाया इनका। तो बस ये अभी अब दरवाजे खटकाते हुए गए, क्या इनका एमपी एमएलए बनना बिजनेस था? मैंने बोला ये तो समाज सेवक थे। तो मैंने बोला आ जाओ भाई, समाज सेवा में तुम आओ आईएफओएस में, ये तुमको अपना अपने घर पे आसरा देगा। थर्ड मैं गया था, कहाँ गया था मैं गया था एग्रीकल्चर के अंदर। एग्रीकल्चर के अंदर मैं गया था, फॉरेन एग्रीकल्चरल इनकम आ रही थी मेरे को कहीं से। वो कहाँ आएगी? वो आएगी एक्चुअली आईएफओएस में। ठीक है? इन एग्रीकल्चरल इनकम फ्रॉम फॉरेन, अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर वो आएगा आईएफओएस में। अगर उसको एग्रीकल्चर में अपने कोई कंडीशन से टैक्स करना छोड़ दिए होंगे तो। ठीक है? एक एक और चीज आती है, एक होता है डायरेक्टर की सिटिंग फीस। ठीक है? इसका जो टीडीएस कटता है ना, ये चीज याद रख लेना, इसका टीडीएस कटता है 194 जे में। ये जो चीज है ना 194, जिसका भी टीडीएस 194 में कटता है, मतलब उसके बीच में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप तो नहीं है। तो डायरेक्टर को पैसा तो मिल रहा है, और डायरेक्टर कंपनी का ही, और कंपनी में एम्प्लॉयड भी हो सकता है। इसका भी पैसा कहाँ आएगा? आईएफओएस में। और डायरेक्टर की जो नॉर्मल सैलरी होती है ना, नॉर्मल सैलरी पे उसका टीडीएस कटता है 192 में। और जो 192 में टीडीएस कटता है वो जाती है सैलरी में। ठीक है? अब हम थोड़ा और आगे बढ़े, आगे गए, हमने देखा कि यार कुछ तो भी फालतू चीज होती है जिसको हम कहता हूँ इलीगल इनकम्स। इलीगल इनकम्स जैसे ये भाई हमारे एक बंदे की फेवरेट है जिसका नाम मैंने लिख दिया है। ये करता है, ये इसने बैटिंग करी, इसने गैम्बलिंग करी, इसने, मैं कहता हूँ कुछ और ट्रांजेक्शन जैसे किए जिससे उसको पैसा मिला, और अब ये पैसा ऊपर की कोई चेयर हेड इसको ले नहीं रहे। क्यों? इसके अस्तित्व की वजह से। तो ये कहाँ जाता है? मैंने बोला कहीं नहीं, ये आईएफओएस में टैक्सेबल हो जाएगा। पांचवा मैंने बोला ये है हमारे इस भाई साहब का फेवरेट। इस भाई साहब का क्या फेवरेट है? इन भाई साहब का फेवरेट है ड्रीम इलेवन पे टीम बनाना। ये भाई पढ़ाई को भी बोलते थे कि पढ़ाई तो भाई होती रहेगी, मैं ड्रीम इलेवन पे टीम बना लेता हूँ। ड्रीम इलेवन पे टीम बनाने को असलियत में कहते हैं ई मनी गेमिंग। ठीक है? या फिर इसको अपने कह सकते हैं मोबाइल मनी गेमिंग, या फिर ऑनलाइन मनी गेमिंग। ऑनलाइन मनी गेमिंग इसका सबसे अप्रोप्रिएट नाम होता है, ऑनलाइन मनी गेमिंग के मतलब आपने ऐसी कोई गेमिंग करी है जो ऑनलाइन मनी से होती है। ड्रीम इलेवन पे टीम बनाना, या फिर रमी सर्कल पे आओ ना महाराज, उस पर अगर आपने कुछ ऐसा पैसा कमा लिया है, या लूडो खेल के पैसे कमा लिए है, तो अभी टैक्स तो होगा। कहाँ होगा? आईएफओएस में। ठीक है? और एक चीज जो मतलब होती है, जो सदियों से चलती आई है, वो है लॉटरी। किसी को लॉटरी लग गई, वो ना उसका रोज का काम है, तो पीजीबी पे आ नहीं सकती। क्या वो कोई रेंट आ रही है? मैंने बोला नहीं। मैंने बोला क्या वो आपकी सैलरी है? मैंने बोला नहीं। क्या ये कैपिटल गेन था? क्योंकि कैपिटल एसेट और कैपिटल एसेट का ट्रांसफर ही अपने देख चुके हैं। क्या इनमें से कोई चीज हुई? मैंने बोला नहीं। तो इनमें से कोई चीज नहीं हो रही, तो ये आएगी आईएफओएस में। बट एक केस और लेते हैं मजेदार। मेरा काम है लॉटरी का टिकट बेचना।
ठीक है। और लॉटरी की टिकट बेचते हुए क्या हुआ, लॉटरी का रोज मैं टिकट बेचता हूँ, मतलब मैं हुई लॉटरी वाले, मैं लॉटरी का टिकट बेचता हूँ, टिकट खरीदता हूँ, टिकट खरीदता हूँ, टिकट बेचता हूँ, ये मेरे धंधा है। पर हुआ क्या, एक टिकट मेरी रह गई अनसोल्ड, और बाय लक मेरे को वो लग गई लॉटरी। तो अब ये बताओ कि ये जो इनकम हुई है, जो अनसोल्ड टिकट थी, अनसोल्ड टिकट से जो मेरे को लॉटरी लगी, इसका क्या होगा, ये कौन से हेड ऑफ इनकम में आएगी। ये याद रखना, लॉटरी का टिकट खरीदना और बेचना मेरी रोज की मतलब वो है, ये मेरा पेशा है, यही मेरा बिजनेस है, लीगल बिजनेस है, इसका वो लाइसेंस भी लगता है, वो भी मेरे पास है। तो ये क्या होगा, ये बताओ मेरे को। तो ये कौन से हेड में चार्ज होगी, मेरे को तो बस ये जानना है। भाई जवाब तो ठीक है, पर ये बता क्यों। एकदम सही बोला भाई, मतलब मजाक नहीं कर रहा, दैट वाज द ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन दैट आई हैव एवर हेard। कि भाई इसका काम है टिकट बेचना और टिकट खरीदना। तो इसका जो पीजीबीपी इनकम होना चाहिए, मतलब प्रॉफिट फ्रॉम गेन्स ऑफ बिजनेस होना चाहिए, वो कितना होना चाहिए, समझो टिकट खरीदी 100 की, बेच दी 120 में, इसका ये जो 20 रुपये है, ये इसका रोज का काम है। बट अनसोल्ड टिकट से जो मेरे को प्रॉफिट हुआ है, वो मेरा है IFOS, ना कि पीजीबीपी, क्योंकि ये नॉर्मल कोर्स का धंधा नहीं है मेरा। ठीक है। बहुत मतलब क्लैप्स भाई उसके लिए, इमरान के लिए बहुत ही सही आंसर था, एकदम परफेक्टली। अब जैसे एक होता है हमारे यहाँ पे, KBC, कौन बनेगा करोड़पति जीत गए, बिग बॉस जीत गए, या फिर स्प्लिट्स विला जीत गए, स्प्लिट्स विला में लड़की नहीं, पैसा जीते वो। ओरेकल, क्या हम वो है, कपल है, बोले नहीं, तो आप जीत गए 7 करोड़ रुपए। अगर इन तीनों में से कोई भी अगर पैसा मिला है, तो दैट इज IFOS। और आठवां है कि भैया कोई हॉर्स रेस ओइंग मेंटेनेंस, और आपका मतलब यही काम है कि आप हॉर्स रेस के अंदर आप पैसा लगाते हो, जीतते हो, भाई ये भी है। इन सबको क्या बोलते हैं, इन सबको हम बोलते हैं कैजुअल विनिंग्स। दीज आर कैजुअल विनिंग्स या कैजुअल अर्निंग्स। ठीक है, कोई भी ऐसी कैजुअल विनिंग या कैजुअल अर्निंग होती है, वो सब IFOS में ही टैक्सेबल होता है। ठीक है। अब अपने बात करते हैं गिफ्ट्स की, मतलब सबसे प्यारा कॉन्सेप्ट ही वही है भाई जीवन में, जब तक मेरे को सामने से गिफ्ट मिले, फ्री मिले, सबसे बढ़िया चीज है। गिफ्ट मेरे को मिल रहा है सेक्शन नंबर 56 टू 10 में, 56 टू 10 में, और किसी को भी मिल रहा है, मतलब ये इंडिविजुअल को मिल रहा है, HUF को मिल रहा है, कंपनी को मिल रहा है, किसी को भी मिल रहा है, गिफ्ट मिल रहा है। ठीक है। और कैसे गिफ्ट मिल रहा है, अपन उसको बांटेंगे 3 कैटेगरीज में। कैसे, 1, 2 और 3। अरे सुनो सुनो सुनो, हेलो हेलो हेलो। भाई मैंने तुम लोग को एक टॉपिक तो बताया ही नहीं, मैंने तुम लोग को एक बहुत भयंकर टॉपिक नहीं बताया कैपिटल गेन के अंदर, कि मैंने तुमको प्रॉपर्टी बताई थी, याद है प्रॉपर्टी की डेफिनेशन क्या होती है, और प्रॉपर्टी के अंदर जड़पास वेड़ा होता है, ये प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में था। इसमें एक चीज थी कि कौन सी चीज प्रॉपर्टी नहीं होती, वो तो मैंने बताई नहीं, जहां से अपन टैक्स बचा सकते थे। तो प्रॉपर्टी क्या नहीं होती, मैंने बोला फोन, मैंने बोला कार, ये ऐसी चीजें ये प्रॉपर्टी में नहीं आती। ठीक है। द थिंग्स दैट डू नॉट कम्स अंडर जड़पास वेड़ा एंड कैरीज पर्सनल इफेक्ट। और फिर मैंने बोल दिया रेफ्रिजरेटर, फिर मैंने बोला स्क्रैप। ये सारी चीजें जो है, ये सारी है नॉन प्रॉपर्टी आइटम, से प्रॉपर्टी की लिस्ट में ही नहीं आती, ये चीज याद रखना। और ये IFOS में बहुत कम आएगा ये कॉन्सेप्ट। ठीक है। अब अपने उसको सबसे पहले तो गिफ्ट को बांटते हैं 3 छोटे छोटे चीज में। मैंने बोला मनी, मेरे को सबसे प्यारी चीज यही लगती है कि भैया कोई भी आओ ये दे के चले जाओ, जब भी आओ दे के चले जाओ, पैर छूंगा मिल गए, सबसे बेस्ट कॉन्सेप्ट है भाई वो दुनिया का। दूसरा होता है इमूवेबल प्रॉपर्टी, मतलब ये मिल जाए तो मजे ही मजे हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी गिफ्ट मिल गई। ठीक है। और तीसरा मेरे को मिलता है मूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है। मूवेबल प्रॉपर्टी मेरे को मिली गिफ्ट में। अब अपने बात करते हैं मनी की। मनी भाई सिंपल चीज है, मतलब मनी से सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ चीज कुछ हो नहीं सकती, उसकी टैक्सेबिलिटी पे बहुत सिंपल है। मनी आपको मिला है,
किससे मिला है? कोई भी पर्सन से मिला है, पर्सन से मिल गया आपको कोई भी मनी, और मनी जो मिला है वो मिला है किससे, मतलब कितना, 50,000 और लेस। अगर ऐसा कुछ सिस्टम है कि आपके भाई 50,000 से कम मिला है, कोई अगर मेरे को ऐसा गिफ्ट देना चाहे तो भाई मैं आपको बहुत बहुत ऐसे हाथ जोड़ के स्वागत करूंगा, मेरे को दीजिएगा, मेरे को बहुत खुशी होगी। 50,000 रुपीज जैसे कोई दे के गया गिफ्ट में, तो ये होंगे नॉट टैक्सेबल, दीज आर एग्जम्प्ट। बट वहीं पे क्या हुई, वहां पे भूल हो गई किसी से, वहां पे कोई पर्सन या पर्सन्स, उन्होंने मेरे को दे दिए 50,001 रुपए। तो इसमें ऐसा नहीं होगा कि 50,000 तो नॉट टैक्सेबल और 1 रुपया टैक्सेबल, बोले ना, पूरे के पूरे 50,000 टैक्सेबल, यानी 50,000 प्लस जो भी अमाउंट होगी उस पर आएगा टैक्स। और वो कैसे समझो, ऐसा हो सकता है कि भैया राम जी ने मेरे को दिया 10,000 रुपए, श्याम जी ने मेरे को दे दिए 20,000 रुपए, मोहन जी ने मेरे को दे दिए लेट सपोज 30,000 रुपए, और अपने पास में एक राधा जी आई थी, राधा जी मेरे को दे के गई 5,000 रुपए। इसका टोटल करना कितने हुए, 30, 20, 50, 65। तो मेरे को टोटल गिफ्ट कितने का मिला, 65 का। तो तुम लोग क्या बोलेंगे, काम करना भाई साहब, ये जो है इसको कर देना आप एग्जाम, और इसको आप ऐड करके टैक्सेबल, वो बोले ना, रिसीव्ड गिफ्ट, रिसीव्ड पूरे साल का आप करना एग्रीगेट, और हमेशा एग्रीगेट जो होगा वो अगर 50 से ज्यादा हुआ तो टैक्सेबल, 50 से कम हुआ तो नॉट टैक्सेबल। ठीक है, क्या तुम मेरे साथ हो? इनका हमेशा टोटल टैक्सेबल होगा, हर पर्टिकुलर को नहीं दिखाएंगे, अरे नहीं नहीं नहीं, ये तो 10,000 थे, ये 50,000 से कम है नॉट टैक्सेबल, ये 50,000 से कम है नॉट टैक्सेबल, ये 50,000 से कम है नॉट टैक्सेबल, ये 50,000 से कम है नॉट टैक्सेबल ना। आपको पूरे पीवाई के अंदर, आपको पूरे पीवाई में कितना मिला उसको करना ऐड, उसको ऐड करके चेक करना कि क्या वो 50 से ज्यादा है कि कम है। अगर ये 50 से ज्यादा है तो टैक्सेबल, अगर नहीं है तो नॉट टैक्सेबल, सिंपल एज दैट। ओके, अब अपने ये देखते हैं कि मनी है ना, ये अपने फिर देखेंगे यहाँ पे, मतलब अपने टैक्स, मतलब एक वो भी है कि किससे अगर मेरे को मनी मिला तो वो नॉट टैक्सेबल, या मेरे को किससे ऐसे गिफ्ट मिले जो नॉट टैक्सेबल होंगे, ठीक है, वो भी अपने पास आएगा। वो सबसे बढ़िया चीज लगती है मेरे को कि हाँ बस ऐसे ऐसे लोग भाई बस देते रहे कि गिफ्ट भी मिले और टैक्स भी नहीं लगे, वो तो सबसे बेस्ट केस होता है। अब अपने बात करते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी की, और इससे मैं तुमको याद दिलाऊंगा कैपिटल गेन, जिसमें मैंने बोला था कि एक मैं सेक्शन अभी छोड़ रहा हूँ जिसको अपने IFOS में पढ़ेंगे, जिसका नाम था 56 नंबर सेक्शन। वो अपन को बताएगा कि अगर वो 56 को अगर क्वालिफाई करता है तो यहाँ टैक्सेबल नहीं होगा, अगर वो 56 को क्वालिफाई नहीं करता तो फिर वो वहां टैक्सेबल होगा। ऐसा बोल के मैंने उसको छुड़वा दिया, तो यहाँ पे अपन को पता चलेगा कि क्या सिस्टम था वो, ऐसा क्या था जो भाई मैं छुड़वा के चला गया, क्यों, क्योंकि वो IFOS में समझेगा। अब क्या हुआ, अब मेरे को गिफ्ट मिला, अब गिफ्ट मेरे को दो तरीके से मिल सकता है, या तो विदाउट कंसिडरेशन, कि भैया मेरे को जो गिफ्ट मिला वो विदाउट कंसिडरेशन मिला, मतलब मैंने कुछ नहीं दिया, 1 रुपया मैंने सामने से नहीं दिया, और मेरे को पूरी की पूरी प्रॉपर्टी मिल गई, पूरी की पूरा घर मिल गया, ऐसा। और एक मेरे को मिला, क्या मिला, इनएडिक्वेट कंसिडरेशन के साथ में। इनएडिक्वेट कंसिडरेशन बोले तो कि भैया लेट सपोज प्रॉपर्टी की वैल्यू तो करोड़ रुपए थी, पर वो मेरे चाचा लगते थे तो उन्होंने 50 लाख में बेच दी। कर सकते हैं भाई कि गिफ्ट देना पर ऐसा भी दिखाना है कि नहीं मैंने उनसे पैसा लेके दिया, सम्मान को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए किसी की, पहले अच्छी बात है। अब ये बोलते हैं कि भैया सबसे पहले तो आप ये चेक करो, क्या इस केस में आप ये चेक करना कि आपका ये जो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू था इमूवेबल प्रॉपर्टी का, क्या ये ₹50,000 से ज्यादा था। मैंने बोला नहीं, तो बोले एग्जाम्प्ट, उसको एग्जाम्प्ट रखना। मैंने बोला हाँ भैया ऑब्वियसली बात है ना, मेरे को अगर किसी ने जमीन का टुकड़ा दिया तो 50,000 से तो ऊपर की स्टैंप ड्यूटी वैल्यू का होगा, ये कैसे मूर्खों वाली बात है कि 50,000 से कम का होगा। बोले हाँ सही बात है, इसके लिए हमने ये 50,000 की लिमिट रखी एकदम छोटी सी। अगर वो 50,000 से ज्यादा है तो टैक्सेबल क्या, मैंने बोला कि पूरा का पूरा HDV टैक्सेबल, टैक्सेबल इज इक्वल्स टू होल स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। किसमें, मैंने बोला IFOS में ईच, जैसे मैं समझौता तुला, क्या स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू थी एक प्रॉपर्टी की 70 लाख रुपए,
और मैंने कुछ कंसिडरेशन नहीं दी, जीरो। क्या ये 70,50,000 से ऊपर है? मैंने बोला हाँ। तो मेरे IFOS की इनकम हो गई पूरे के पूरे 70 लाख रुपए, सिंपल। ये है भाई, ये झोलमाल है इसमें। इसके लिए मैंने इस चीज को कैपिटल गेन में छुड़वाया था, क्योंकि उसको वही सेम वहीं पे दो केस थे, मैं वहां समझाता, फिर तुमको समझता नहीं कि भाई इसका क्या मतलब हुआ, ये गिफ्ट कैसा आ रहा है अचानक से कैपिटल गेन के अंदर। क्योंकि वहां पे क्या होता था, वहां पे अपने है ना कैपिटल गेन में हमेशा इस चीज से सोचते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं वो इंसान हूँ जो अपनी एसेट दे रहा है। और IFOS में अपन वो चीज से सोचते हैं कि मैं वो इंसान हूँ जिसको गिफ्ट मिल रहा है या जिसको इनकम आ रही है। ऐसा पर्सपेक्टिव हमेशा अलग अलग चलेगा अपने साथ में। कि HP के अंदर भी अपने कौन होते थे, HP में अपने ओनर होते थे प्रॉपर्टी के, अपने उस हिसाब से सोचते थे। अपने सैलरी के अंदर कभी भी एम्प्लॉयर की पर्सपेक्टिव से नहीं सोचे, हमेशा अपने एम्प्लॉई के पर्सपेक्टिव से ही सोचे हैं। ठीक है, ऐसा इनकम टैक्स में ये चीज है कि भाई आप हमेशा आप अलग पर्सपेक्टिव से सोचते हो हर चीज को। तो कैपिटल गेन के अंदर मैं सेम चीज समझाता कि भैया मैंने किसी को गिफ्ट दिया विदाउट कंसिडरेशन, तो ये टैक्सेबल किसके हाथ में, मेरा हाथ में टैक्सेबल थोड़ी होगा, क्योंकि मैंने तो वैसे ही विदाउट कंसिडरेशन दे दिए उसको। तो ये कंसिडरेशन, ये टैक्सेबल होता है IFOS में सामने वाले को जिसने गिफ्ट रिसीव किया है, क्योंकि बेनिफिट तो असलियत में इसको मिला है, उसने तो त्याग किया है भाई अपनी चीज का, उसको काएगा टैक्स। ठीक है, ऐसा। फिर अब मैंने बोला इन एडिक्वेट कंसिडरेशन, ये होता है झूठ। क्योंकि इन एडिक्वेट कंसिडरेशन में कोई नहीं बेचता, या तो बेचोगे तो पूरी कंसिडरेशन में बेचोगे, या फिर नहीं, मतलब उसको एकदम फ्री में ही दोगे। इन एडिक्वेट क्या होता है? तो मैंने चलो इन एडिक्वेट हमने मान लेते कि ऐसा कुछ हुआ, तो अपने क्या बोलते हैं, तुम लोग को चेक करना है। क्या चेक करना है? तुमको चेक करना है इफ स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एक्सीड्स, कितना स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, सॉरी एक चीज यहाँ पे, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू माइनस कंसिडरेशन, माइनस कंसिडरेशन वो कितना आ रहा है? ये आ रहा है, अरे क्या लिख रहा हूँ, एक्सीड्स कहाँ लिख दिया भाई, एक्सीड्स कितना है? मैंने बोल दिया ₹50,000 A या B, 10% ऑफ कंसिडरेशन। इन दोनों में से कोई भी चीज को ये हायर मतलब कर रहा है। इसका मतलब समझा देते हैं एक छोटे से एग्जांपल और कैलकुलेटर के साथ। जैसे स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू थी 70 लाख, और मैंने जो प्रॉपर्टी ली वो मैंने चाचा जी से प्रॉपर्टी ली 32 लाख रुपए में। तो ये जो डिफरेंस आ रहा है, क्या ये एक्सीड करता है 50,000 को? मैंने बोला ऑब्वियसली, लाइक दिस इज 38,50,000 रुपीज ब्र। और फिर ये बोलते हैं कि कोई बात नहीं, दूसरा एक चीज चेक करना कि क्या ये 10% ऑफ कंसिडरेशन को एक्सीड कर रहा है। तो मैंने अभी चेक कर लेते, कंसिडरेशन मैंने दिया था 32 lakhs को, इसका 10% कितना हुआ? मैंने बोला 3,20,000। मैंने ऑब्वियसली दिस डिफरेंस एक्सीड्स 32 लाख 38 lakhs। तो बोले कि ना, अब आपका लगेगा टैक्स। और आपका टैक्स कितना लगेगा? बोले ये जो डिफरेंस है ये पूरा टैक्सेबल होगा। अब समझते हैं हुआ क्या। होता क्या है, जैसे समझिए अपना वो था जो SDB था, वो था 75 lakhs, और मैंने सामने वाले को पे कर दिए हैं 74,50,000। है तो इनएडिक्वेट कंसिडरेशन अभी भी, क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट कहती है कि आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू है 75 लाख, और आप कंसिडरेशन दे रहे हैं 74,50,000। तो ये है क्या? ये है अपना इनएडिक्वेट कंसिडरेशन। पर कितना? मैंने बोला 50,000 रुपए। मतलब इसके तो इक्वल टू में आ रहा है। अब देखते कि क्या ये 10% कंसिडरेशन को एक्सीड करता है। तो मैंने चेक करते हैं। मैंने इसको पे किया है 75 lakhs, नहीं, मैंने इसको पे किया 74,50,000। इसका 10% ये आ रहा है 7,45,000। और जो मेरा डिफरेंस आ रहा था ना, मेरा डिफरेंस आ रहा था 50,000 का। मैंने बोला डिफरेंस तो एक तो इक्वल आ रहा है, और इस डिफरेंस ये जो है 10% ऑफ कंसिडरेशन है तो हाई है डिफरेंस है भी। बोले कि ना, फिर कुछ ना टैक्सेबल, आपके लिए वो हो जाएगा एग्जम्प्ट। बट मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर अगर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन आ रही है, तो जो भी डिफरेंस होता है वो हो जाएगा आपका टैक्सेबल। मतलब कुल मिला के अगर मैं बोलूँ, मोटा मोटी देखने की बात ये है, अगर डिफरेंस है, वो डिफरेंस वो अगर 50,000 से ऊपर है, ठीक है, वो अगर किससे ऊपर है, वो अगर 50,000 से ऊपर है, तो मोस्ट प्रोबेबली वो टैक्स होना चाहिए। बस उस केस में बस ये वाला भी निकाल के देख लेना, 10% ऑफ कंसिडरेशन का भी।
ठीक है क्या? अब मैं बताता हूँ इसका कैपिटल गेन से क्या लेना देना था। कैपिटल गेन में पता है जो एक सेकंड ना, किसी का हाथ खड़ा हुआ है, क्या हुआ है? नहीं, अभी समझा देता हूँ वापस से, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये क्या बोलता है? ये बोलता है एसजीवी मतलब स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लेना, और जो कंसिडरेशन आपने पे की है, मैंने अगर किसी को पे की, जैसे मैंने अपने चाचा को पे की है उनकी प्रॉपर्टी लेने के लिए, वो अगर एक्सीड करता है ए 50,000 या बी 10%, तो क्या करना आपको? इन दोनों से कोई भी एक चीज को अगर एक्सीड करता है वो डिफरेंस, तो टैक्सेबल इक्वल टू डिफरेंस सच, दोनों में से जो भी हायर होगा, अगर ये डिफरेंस एक्सीड करता है तो आप क्या करना, उसको पूरे डिफरेंस को टैक्सेबल कर देना। अगर ऐसा केस नहीं होता है, अगर वो एक्सीड नहीं करता है, तो आप कुछ मत करना, एग्जामेशन का मजे लेना, मस्ती एकदम ऐसे चाचा जी के पैसों पे मौज करना। तो आओ देखें क्या ये एक्सीड करेगा। तो मैं बोला 74 लाख रुपीज वॉज माई स्टैम्प ड्यूटी, 72 lakhs is what I have paid. So my difference of such is difference of inadequate consideration is rupees 2 lakh. मैंने जितना कम चुकाया वो है 2 लाख रुपए। अब क्या करते हैं, अब लेते हैं, क्या ये 2 लाख रुपए 50,000 से रुपए ज्यादा है? मैंने बोला एकदम 100% मेरे को एकदम आंखों से दिख रहा है, खुली आंखों से। अब मैं बोलता हूँ कि क्या ये 10% ऑफ कंसिडरेशन से ज्यादा है? मतलब ये निकालना पड़ेगा। 72 लाख रुपीज का 10% किया, एक सेकंड यार, 72 लाख रुपीज का मैंने 10% किया, तब मेरे को पता चला कि अरे मेरे पास ये जो कंसिडरेशन मैंने जो चुकाई है 7,20,000 रुपए चुकाई है, इनमें से हायर किया हुआ मैंने 7,20,000। बोलता है कि क्या ये डिफरेंस एक्सीड कर रहा है इन दोनों में से किसी को? मैंने बोला नहीं, 7,20,000 हायर है, तो आपका कोई भी जो डिफरेंस है वो टैक्सेबल नहीं होगा। अरे पेन काम क्यों नहीं कर रहा? वो टैक्सेबल नहीं होगा। बट होता क्या, समझो ये डिफरेंस होता बहुत बड़ा, लेट सपोज मैंने सिर्फ 22 लाख रुपए चुकाए होते, तो क्या होता? तो मैं करता सबसे पहले तो 74 लाख रुपीज माइनस 22 लाख, तो मैंने बोला 52 लैक्स मेरा है डिफरेंस। और अब मैंने देखा कि क्या ये 50,000 से ज्यादा है? मैंने बोला हाँ। अब मेरे को देखना है क्या ये 10% ऑफ कंसिडरेशन पेड से भी ज्यादा है, तो देख लेते 10% ऑफ कंसिडरेशन पेड किया, मैंने बोला 22 लैक्स मेरा कंसिडरेशन इज पेड, 10% मैंने किया, तो ये आता है बस 22,000 रुपए मेरा ये। तो ये तो इन दोनों से ही ज्यादा है डिफरेंस, तो ये पूरा का पूरा डिफरेंस इज टैक्सेबल अंडर IFOS एज इनएडिक्वेट कंसिडरेशन रिसीव्ड एज गिफ्ट, बस ऐसा। ठीक है, इज दिस क्लियर नाउ? होपिंग फॉर दैट। हाँ जी, क्या अपने आगे बढ़े? बस अपने लास्ट पॉइंट कर रहे हैं अपने गिफ्ट का, लास्ट अपना पॉइंट है गिफ्ट का, उसके बाद में अपने यहीं पे इसको एंड कर देंगे। तो अपने बात करते हैं, अपन को मिली मूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी अपन को बस ये एकदम सिंपल है, मतलब इसका सिंपल लॉजिक है, सीधी बात रखना। क्या ये कंसिडरेशन के बिना थी? यानी मैं इसको कहता हूँ ये थी विदाउट कंसिडरेशन क्वेश्चन मार्क। मैंने बोला यस। यस का अगर आंसर है, तो अगर इसकी फेयर मार्केट वैल्यू, ये जो आपको गिफ्ट मिली है मूवेबल प्रॉपर्टी बोलूँ तो शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, गोल्ड, सिल्वर, कुछ भी एक्सेट्रा, क्या ये फेयर वैल्यू, फेयर मार्केट वैल्यू 50,000 से ऊपर की थी? यस, तो पूरी टैक्सेबल। मैंने बोला 50,000 से कम की थी, तो तुमने बोला यस इट वॉज 50,000 एंड बिलो, तो एग्जाम्प्ट, सीधी बात। अब अपन ने बोला कि क्या ये इनएडिक्वेट कंसिडरेशन वाला सीन था? हुआ क्या, तुमने मतलब किसी से शेयर्स खरीदे, कैसे मैं बताता हूँ। जैसे मेरे को लेट सपोज रिलायंस के शेयर्स खरीदने हैं, और शशांक को मैं ना थोड़े से पैसों की अर्जेंसी थी, तो मैंने बोला एक काम कर, तू मेरे को अपने शेयर्स दे दे, मैं अपने पास अपने तेरे पास ये शेयर जो तेरे पड़े शेयर्स रिलायंस को मैं रख लेता हूँ, और तू मेरे से पैसे ले ले इसके बदले में। उसने बोला ठीक है। अब भाई मैं इसकी हेल्प कर रहा हूँ, तो मैंने बोला भाई कुछ तो भाई दोस्त का रखेगा ना, तो उसने बोला कि ठीक है, 2,800 रुपये का मार्केट रेट चल रहा है शेयर्स का, तो एक काम कर तू रख ले 2,400 में, 24 ज्यादा हो गया, वो बोल रहा 2,500 में तू रख ले, 300 रुपये पर शेयर तेरे लिए प्रॉफिट हो जाएगा, और बाकी मेरे को मेरे पैसे मिल जाएंगे भाई काम के लिए, और क्या। ऐसा अपन ने कुछ ट्रांजेक्शन किया, तो ये इन एडिक्वेट कंसिडरेशन पे होके मिला है। या फिर ऐसा हो सकता था कि भाई शशांक भाई बहुत बड़ा आदमी था,
इसने मेरे को क्या किया, ऐसे ही रिलायंस के शेयर्स गिफ्ट कर दिया। मैंने बोला भाई ऐसे तो रखूँगा नहीं, एक काम कर हाफ प्राइस रख ले। मैंने उसको हाफ प्राइस दे दिया, हाफ रह गई। तो बोले कि कोई बात नहीं, तुम कैसे भी करो, इधर से कान पकड़ो कि इधर से काम पकड़ो, तुमको एक ही काम करना है, फेयर मार्केट वैल्यू लेना उस चीज़ की और उसमें से लेस कर देना कंसिडरेशन। अगर ये डिफरेंस अगर 50,000 से ज़्यादा है तो टैक्सेबल, 50,000 से कम है तो नॉट टैक्सेबल। सिंपल। ठीक है, अब मैं पूरी बात को एक बार वापस से बोल रहा हूँ, सिर्फ रिवाइज करने के पर्पज से और आज के लास्ट कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी के लिए। सिंपल, अपने यहाँ पे फिर इसको एंड कर देते हैं। गिफ्ट मिला है, सेक्शन 56(2) इसको चार्ज करेगा। गिफ्ट 3 चीजों के अंदर मिल सकता है, मनी मिल सकती है, इमूवेबल प्रॉपर्टी मिल सकती है, मूवेबल प्रॉपर्टी मिल सकती है। मनी किसी पर्सन से मिली है, वो 50,000 से लेस है इन एग्रीगेट, मतलब इन टोटल ऑफ ऑल गिफ्ट्स रिसीव्ड ऑफ इन मनी, तो बोलता है एग्जम्प्ट। अगर 50,000 से ऊपर जा रही है इन एग्रीगेट, सबको मिला के अगर 50,000 से ऊपर जा रही है तो वो होगा टैक्सेबल। हम बात करते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी की। इमूवेबल प्रॉपर्टी के 2 केस। पहला, विदाउट कंसिडरेशन। विदाउट कंसिडरेशन में अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 50,000 से ऊपर की है तो ये देखना, ये होती है भीषण गलती। 50,000 से कम की होती है तो एग्जम्प्ट, और 50,000 से ऊपर की होती है तो टैक्सेबल। अब इन एडिक्वेट कंसिडरेशन के साथ, मैंने मतलब कंसिडरेशन दी है पर कम दी है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को इसमें से माइनस करना। अगर ऐसा कोई डिफरेंस 50,000 या 10% ऑफ कंसिडरेशन इनमें से ज्यादा बड़ा होता है, इनको भी एक्सीड कर जाता है, तो वो टैक्सेबल होगा। क्या टैक्सेबल होगा? पूरा डिफरेंस, बस। और अब हम आए थे मूवेबल प्रॉपर्टी में। मूवेबल प्रॉपर्टी में हम बोलते हैं 2 चीजें होगी, या तो विदाउट कंसिडरेशन मिला है या फिर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन के साथ मिला है अपन को गिफ्ट। तो इनएडिक्वेट कंसिडरेशन के साथ में अगर, मतलब विदाउट कंसिडरेशन में मिला है, मैंने बोला हाँ, मैंने कुछ पैसे नहीं दिए, बस उनको गिफ्ट मिल गया। मैंने बोला कि पूरा फेयर मार्केट वैल्यू एज इट इज, वो देखना कि क्या वो 50,000 से ऊपर है। मैंने बोला हाँ, तो टैक्सेबल। मैंने बोला 50,000 से कम है तो बोला एग्जाम्प्ट। फिर उन्होंने मेरे को बोला कि इनएडिक्वेट कंसिडरेशन के साथ मिला है, तो बस एक चीज देखना, फेयर मार्केट वैल्यू में से अपना ये जो है क्या बोलते हैं इसको, कंसिडरेशन हटाना, इसके डिफरेंस को नापना। अगर ये डिफरेंस 50,000 से ऊपर का हुआ तो टैक्सेबल, 50,000 से कम का हुआ तो नॉट टैक्सेबल। सिंपल। थे कि अपन ने देखा था कि कौन सी इनकम आईएफओएस में पार्ट बन सकती है। मैंने बोला कोई भी ऐसे इनकम जो ऊपर की जो 4 हेड्स थे, जो भी 4 हेड्स थे उसके अंदर नहीं आए। कैसे 4 हेड्स? मैंने बोला पीजीबीपी, सैलरी, एचपी और कैप गेन्स, इन चारों में जो भी नहीं है वो आईएफओएस में चला जाता है। आईएफओएस सबको अपना फ्रेंड बनाता है। और आईएफओएस में जाने के बाद में अपने फिर देखा था कि कुछ ऐसे गिफ्ट्स भी थी। क्या थे? कुछ गिफ्ट्स भी थे जो अपन के लिए टैक्सेबल बन रहे थे। तो गिफ्ट्स कैसे हो सकते हैं? मैंने बोला था 3 फॉर्म में मिल सकते हैं मेरे को गिफ्ट्स। पहला, मनी मिल सकता है। दूसरा, मेरे को इमूवेबल प्रॉपर्टी मिल सकता है और मूवेबल प्रॉपर्टी मिल सकता है। फिर इसमें अपन ने देखा था विदाउट कंसिडरेशन और विद कंसिडरेशन, पर कैसा? इनएडिक्वेट, तो अपने इसको लिखते हैं इनएडिक्वेट कंसिडरेशन। और इसमें भी फिर 2 बातें थी, विदाउट कंसिडरेशन और विद कंसिडरेशन, या फिर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन। क्यों? क्योंकि अगर पूरी कंसिडरेशन ही चुका दी तब तो कुछ इनकम ही नहीं हुई। अपन ने कुछ बेनिफिट ड्राइव किया तभी कुछ इनकम निकल सकती है। अब अपन देखने जा रहे हैं जो अपने सबसे अच्छी चीज़ जो अपन को लगती है कि मेरे को कुछ ऐसे गिफ्ट भी मिल जाए उस पर टैक्स भी नहीं लगे। यानी ऐसे कौन से गिफ्ट होंगे जो होंगे नॉट टैक्सेबल, या छुपके से बोल दूँ तो एग्जाम्प्ट। तो मैंने बोला पहला, इससे कोई भी गिफ्ट विच इज लोअर देन 50,000 ऑफ वैल्यू, जिसकी भी वैल्यू 50,000 से अगर लोअर हुई, 50,000 या उससे लोअर, तो वो जो गिफ्ट होंगे वो होंगे एग्जाम्प्ट। फिर मैंने बोला दूसरे ऐसे गिफ्ट जो अपन को मिलते हैं रिलेटिव से। और अब रिलेटिव बोले तो क्या? तो मैंने बोला रिलेटिव के लिए पूरे के पूरे चार्ट है। कैसे हैं? पूरे का पूरा चार्ट है। जैसे अपन एक जने को लेते हैं, एग्जाम्पल अपन लेते हैं शशांक मिश्रा को, तो अपन को शशांक मिश्रा को रखना है सबसे पहले सेंटर में। ठीक है, अब अपन को इसके रिलेटिव देखने। मैंने बोला जिनसे ये पैदा हुआ, मतलब इनके मम्मी, इनके पापा,
इसके कोई अगर भाई होंगे या बहन होंगे, कौन से? रियल, ब्रो, सिस, इसके भाई और बहन। फिर मैंने बोला भाई इसकी पत्नी पे आ गया अचानक से, तो मैंने एक लिख दिया स्पाउस, ये इसकी बीवी, इसकी पत्नी। अब इसकी पत्नी से इसको हुआ बच्चा, इसका है कि नहीं है पता नहीं, पर इसके इसकी पत्नी से इसको बच्चा हुआ, तो मैंने लिख दिया किड्स, इसके खुद के जो भी किड्स थे वो। और अब इसके किड्स के आने वाले जितने भी किड्स होंगे वो। और अब अपने बात करते हैं पापा, और इनसे ऊपर की जितने भी मतलब वो हुए अपने दादा दादी परदादा परदादी अपर डिसेंडेंट्स, या अपने इसको बोलते हैं अपर लीनियन, मतलब लीनियल अपने ऊपर जितने भी ऐसे क्या बोलते हैं उसको, असेंडेंट्स हो सकते हैं, लीनियर अपर असेंडेंट्स। अपने नीचे वालों को अपने बोलते हैं डिसेंडेंट्स, तो मैंने बोल दिया लीनियल डिसेंडेंट्स। डिसेंडेंट्स मतलब जो भी मेरे से नीचे आएंगे, मेरे बच्चे, मेरे बच्चों के बच्चे, मेरे बच्चों के बच्चों के बच्चे, वो सब। अब अब मतलब अब थोड़ा सा एक कॉम्प्लेक्स की, जैसे अब जो इसकी बीवी थी, बीवी के माँ बाप मतलब मेरे सास ससुर, या जो भी शशांक मिश्रा था उसके सास ससुर, उसकी मॉम, उसके डैड, और साला साली, सुंदरलाल और उसकी साली जो भी हुआ। तो ये हो गया साला, ये हो गई साली, मतलब इसके भाई बहन हो गए वैसे। स्पाउस का ब्रो, और स्पाउस की सिस। और कौन इसके रिलेटिव हो सकते हैं? मैंने बोला पापा का भाई, या फिर पापा की बहन, तो मतलब ये हुआ या तो चाचा, या बोल दूँ तो बड़े पापा, मतलब अगर बड़ा भाई हुआ तो बड़े पापा, और अगर छोटा भाई हुआ तो चाचा, या फिर बुआ। और कौन? मैंने बोला अब बस दो लोग और, एक मामा, मतलब मामा मामी साथ, मतलब जो भी ये लोग होंगे ना उनके स्पाउस को भी अपने इंक्लूड करके चलते हैं। और मॉम की अपने बोल देते हैं मासी, और मासा जी, मासा जी मतलब उनके पति, और बुआ के साथ में उनके फूफा जी, और चाचा के साथ में चाची, या फिर बड़ी मम्मी। बस ये लोग अब अपने बोल देंगे नाना नानी मिले नहीं, इंक्लूडेड नहीं है। ये है चार्ट रिलेटिव का। अगर इनमें से अपन को कोई भी अगर गिफ्ट दे एग्जाम्प्ट अपने लिए, जैसे समझो मेरा बर्थडे था, और मेरे को मेरी मासी ने, मेरी रियल मासी ने मेरे को एक 10 लाख रुपए की गोल्ड वॉच गिफ्ट कर दी, तो क्या मेरे लिए टैक्सेबल होगा? मैं नहीं, क्यों? क्योंकि मेरे को मेरे रिलेटिव ने मेरे को गिफ्ट दिया, तो वो नॉन टैक्सेबल। कोई दे दे तो बहुत मजा आ जाए मेरे को, बट ऐसा वास्तविकता से इसका कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ लेकर ही जाते सब लोग। तो ये है, इसके अंदर कोई दिक्कत है कुछ की, मतलब ये कोई छूट गया हो उसके ऊपर कुछ पूछना हो तो बता दो। शशांक को तो समझ में आना ही था भाई, साथ में भाई स्पाउस के है मैं। चलो फिर अपने चलते हैं आगे, और अपन लेके चलते हैं ऐसे और कौन से गिफ्ट हो सकते हैं जो नॉन टैक्सेबल हो अपने, मतलब इस सीरीज में आगे बढ़ रहे हैं। तो मैंने अब लिखा 3 नंबर पे, जो भी अंबानी जी काम करके आए हैं, जिसका नाम है मैरिज। मैरिज पे मिले हुए कितने गिफ्ट हो? ये बातें बताई नहीं जाती ना, लग जाती, सही बात है भाई। और मैरिज पे जैसे कितने भी, कितने के भी गिफ्ट, मतलब मैं कह रहा हूँ करोड़ों के, 100 करोड़, 10 करोड़, 1000 करोड़, 10 लाख करोड़, मतलब जितने की तुमको देने की मेरी इच्छा हो, कि मेरी शादी जब होगी तुम सबको कार्ड भेजूंगा, जितने का भी तुम्हारी इच्छा हो भाई, मतलब करोड़ 2 करोड़ जितने तुमको देना हो मेरे को मैरिज पे दे देना, ठीक है, गिफ्ट। क्यों? क्योंकि वो है नॉन टैक्सेबल, भले कितने का भी मिले वो नॉन टैक्सेबल है। क्यों भाई? सीधी सीधी बात है, मतलब गवर्नमेंट भी चाहती है कि तुम दहेज दे दो यार बंदे को, उसको भाई तुम मेंटल ट्रॉमा तो दे रहे हो बीवी के साथ में, उसको दहेज भी दे दो तुम थोड़ा सा। नॉन टैक्सेबल है भाई, मतलब गवर्नमेंट खुद दहेज प्रमोट कर रही है एक तरीके से, मैंने नहीं बोला ये चीज वैसे है। अब हुआ क्या, इसको छोड़ के अब अपने आते हैं चौथे पॉइंट पे, जिसका नाम है कि मेरे को कोई विल से, कोई इनहेरिटेंस से, या फिर मैं बोलता हूँ कि मतलब
कुछ मतलब किसी की डेथ से मेरे को कंपनसेशन मिल रहा है, मतलब होता है ना जैसे कि कोई गुजर गया, मेरे को उनके मतलब ऐसे संपत्ति मिल रही है, जायदाद मिल रही है, उससे अगर मेरे को पैसा आ रहा है तो वो एग्जम्प्ट होता है। अब पांचवा होता है रिसीव्ड बाय ट्रस्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ अ स्पेसिफाइड पर्सन। मतलब एक ट्रस्ट बना था सबसे पहले तो, अब वो ट्रस्ट के लिए क्या था, उसमें निर्धारित यही था कि मतलब ये एक ही बंदे के बेनिफिट के लिए बना है, वो हूँ मैं, वो मेरे को बेनिफिट मिल रहा है। तो इसमें अपने लिखते हैं रिसीव्ड फ्रॉम ट्रस्ट फॉर बेनिफिट ऑफ स्पेसिफाइड पर्सन्स। ठीक है। और अब सिक्स पॉइंट पे अपना आता है, और मैंने बोला कि किसी को कोविड रिलेटेड कोई ट्रीटमेंट मिली है, क्या मिली है, कोविड रिलेटेड किसी को ट्रीटमेंट के लिए पैसे मिले थे एज एन गिफ्ट, तो वो भी अपने लिए एग्जाम्प्ट होते हैं। फिर सातवां पॉइंट मैंने लेके चला कि भाई किसी के रिसीव्ड बाय फैमिली ऑफ अ डिसीज पर्सन बाय एम्प्लॉय एग्जाम्प्ट। इसका क्या मतलब है कि कोई आदमी चला गया, गुजर गया, और उसके बाद में उसकी फैमिली को मिला, और फैमिली को कैसे मिला, मतलब उसकी कंपनी उसको पैसा दे के गई कि हाँ ये लो, तो मैंने लिख दिया भाई रिसीव्ड। अब इसमें क्या होता है, सबसे पहले होता है मतलब जैसे अपने वो मरते हैं मतलब सॉरी, कोई शहीद होते हैं, शहीद होने पे क्या होता है, उनके घर वालों को पैसे मिलते हैं, गवर्नमेंट देती है, कोई भी दे, मतलब आर्मी की वो फंड से जाता है उनको पैसा, तो रिसीव्ड बाय फैमिली ऑन ऑफ अ डिसीज पर्सन, वो भी सेम ही केस है। और अपने देखते हैं कि ऐसा कोई हो कि भाई जिसको मिल रहे हैं पैसे, मतलब ये तो भी क्या है, मतलब अब रेलेवेंट रहा नहीं, क्योंकि मतलब एक टाइम पे था, मतलब आज से अगर कोई 2 साल पहले मेरे से पूछ सकता, पर अब तो नहीं है, कि कोई कोविड के अंदर गुजर गया, अब उसके बाद में उनकी डेथ के ऊपर उस फैमिली को पैसे मिल रहे हैं, तो वो है एग्जाम्प्ट। ठीक है। अब मैंने बोला एक होता है भाई सबसे घटिया चीज, मतलब एकदम घटिया रूल है ये, पर ठीक है भाई कुछ कर नहीं सकते, जो कि नौवा है, ये बनाया है एनसीटी दिल्ली के अंदर। मतलब सबसे पहले तो एनसीटी दिल्ली, एनसीटी मतलब नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली, नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली के अंदर अगर किसी का अनऑथोराइज्ड कब्जा है, कैसा कब्जे मतलब होते ही अनऑथोराइज्ड है, किसी का अनऑथोराइज्ड अगर वो है क्या बोलते हैं अपने, कोई कॉलोनी बना रखी है किसी ने, अनऑथोराइज्ड कॉलोनी, अब उसका कब्जा है, अब तुमको क्या मिल रहा है, उसको हटाने के लिए तुमको पैसे मिल रहे हैं, रिसीव्ड अ सम। तो ये भी क्या होता है, ये होता है एग्जाम, ये दिल्ली के अंदर। अब हुआ क्या, एक होता है ये लास्ट पॉइंट अपने लिए, कि होता क्या है कई बार कि कंपनी समझ लो फ्रॉड कर लेती है, या फिर मतलब उसका मैनेजमेंट घटिया होता है, एकदम फालतू मैनेजमेंट होता है, और होता क्या है फिर मैनेजमेंट से उसकी पावर खींचने के लिए एनसीएलटी, एनसीएलटी बोले तो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, एनसीएलटी क्या करती है, किसी से उनके शेयर्स लेके किसी अच्छे आदमी को जो उसको डीम फिट समझे उसको वो शेयर्स दे देती है। कैसे शेयर्स, अनलिस्टेड शेयर्स, क्योंकि लिस्टेड शेयर्स होंगे तब तो भाई रातों रात करोड़पति बन जाए आदमी। अनलिस्टेड शेयर्स ट्रांसफर हो जाते हैं कुछ अरेंजमेंट के चलते, जो कि मतलब एनसीएलटी ने तय किया, तो फिर वो भी एग्जाम्प्ट है। ठीक है। बस ये ऐसे कुछ 10 पॉइंट्स है जो अपने एग्जाम्प्ट होते हैं, जिसमें से अपने कितना किस चीज में लाभ उठा सकते हैं, मतलब गिफ्ट लो, हर साल गिफ्ट लो, और दिखाओ कि 49,000 का गिफ्ट मिला, अपने रिलेटिव से गिफ्ट लो। मैंने बोला शादी एक बार ही कर सकते हो, मतलब ये ऐसी चीज है जिसमें तुम अच्छी प्लानिंग कर लो, और शादी में मतलब ले लो पैसा, विल इनहेरिटेंस, ये सब चीजें अपने मतलब काम की चीज जो थी वो ऊपर की 4 या 5 पॉइंट, 4 या 5 पॉइंट में थी, बस इतना ही है। ठीक है। अब अपन बात करते हैं कुछ और चीजों की। और चीज बोले तो मैंने बोला कि डिविडेंड, मतलब अब अपने जो हम जहाँ पे बात करने जाएंगे वो करेंगे डिविडेंड की। ठीक है। डिविडेंड कहाँ पे टैक्सेबल है, तो सबसे पहले तो अपने वो समझते हैं, और डिविडेंड टैक्स कैसे कैसे होगा अपने वो समझेंगे। तो मैंने बोला डिविडेंड आ किस पे रहा है, मैंने बोला कोई भी इक्विटी या फिर प्रेफरेंस शेयर्स पे आ रहा है। ठीक है। अब वो कैसा भी हो सकता है, वो इंटरिम डिविडेंड भी हो सकता है, और वो फाइनल डिविडेंड भी हो सकता है। और मैंने बोला वो मतलब आपको मिल कैसे रहा है, कैश, कैश मतलब आपके बैंक अकाउंट में आ रहा है, या फिर आपको पैसा एकदम ऐसा नकद मिल रहा है, डीडी मिल रही है, डिमांड ड्राफ्ट मिल रहा है, डिविडेंड वारंट मिल रहा है, ऐसा कुछ मिल रहा है, या फिर काइंड में। काइंड में क्या होता है, ये एक अच्छी चीज़ है, ये अपने समझेंगे, इस पे ही अपना मतलब टॉपिक खुलेगा, और बहुत सारे सब सेक्शंस भी लिखे हुए हैं इसके बारे में अपने लिए पढ़ने के लिए, कि आपको काइंड में डिविडेंड मिल रहा है।
तो बोले कि कौन मतलब टैक्स कौन भरेगा डिविडेंड पे? तो एक्चुअली क्या होता था, आज से बहुत ज़माने पहले कंपनीज़ भरती थी डिविडेंड, जिसका नाम था मतलब कंपनीज़ टैक्स भरती थी, जिसका नाम था डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। फिर हुआ क्या, फिर एक समझदार आदमी आया जिसका नाम था अरुण जेटली। अरुण जेटली आया और उसने बोला कि नहीं, ये सब बकवास चीज़ है कि कंपनी वैसे ही प्रॉफिट पे अपना टैक्स भर चुकी है, तो वो वापस से सेम ही चीज़ पे क्यों टैक्स भरेगी भाई? तो नो, दिस इज क्रैप। हम क्या करेंगे, जो रिसीव करता है डिविडेंड, जो बंदा रिसीव कर रहा है डिविडेंड, वो टैक्स भरेगा। जैसे समझो कोई कंपनी थी, उसने डिविडेंड दिया, किसको दिया? इसको दिया, इसको दिया, इसको दिया और इसको दिया, इन सब लोग को डिविडेंड दिया। अब होगा क्या, जिसको जैसे जैसे डिविडेंड मिल रहा है वो उन लोगों के हैंड में टैक्सेबल होगा, उन सबके हाथ में टैक्सेबल होगा, अपने अपने मतलब खुद से आप टैक्स भरो, कंपनी को टैक्स फ्री करके नहीं देगी। वरना इससे पहले क्या होता था, कंपनी थी, कंपनी के पास जो डिविडेंड था वो उसके अंदर वो DDT पे करती और फिर अपने शेयर होल्डर्स में बांट देती, तो शेयर होल्डर्स को जो मिलता था वो मिलता था टैक्स फ्री, और पूरे के पूरे डिविडेंड पे पैसा चुकाती थी कंपनी। इन्होंने ये सिस्टम बंद कर दिया, इन्होंने बोला कि नहीं, DDT इज वेरी रॉन्ग थिंग। अब जो लोगों को पैसा मिल रहा है ना, वो लोगों की इनकम हो रही है और इन लोगों से टैक्स लो सबसे अलग अलग करके। और इसके लिए अपने TDS का कॉन्सेप्ट भी समझ लेते हैं कि होता क्या है, कंपनी TDS काट लेती है कितने से, मैंने बोला एट द रेट पेबल ऑफ डिविडेंड, की मतलब जो भी डिविडेंड पे चल रहा हो TDS वो काट लेगी, पर अभी जो चल रहा है वो चल रहा है 10%। और इसका सेक्शन कौन सा है, मैंने बोला सेक्शन नंबर 194, ये याद करना पड़ेगा। सेक्शन नंबर 194 एट द रेट ऑफ 10% ये डिविडेंड कट, ये TDS कटेगा। जैसे सपोज किसी की इनकम आ रही है 10,000 रुपये फ्रॉम डिविडेंड, ठीक है, तो उस पर 10% यानी 1,000 रुपये TDS कटेंगे, और उसके बैंक अकाउंट के अंदर 9,000 रुपये उसके बैंक अकाउंट में आएंगे। फिर अब जब भी वो इनकम टैक्स फाइल करेगा वो TDS को यूटिलाइज कर सकता है अपने टैक्स के पेमेंट के लिए। और ये TDS कौन कट करेगा? ये कट करेगी कंपनी जो पे कर रही है, क्योंकि वही होगा ना टैक्स डिडक्टेबल एट सोर्स, तो सोर्स तो कंपनी है इस इनकम का, तो कंपनी बस ये कट करके मतलब ये 10,000 में से 1,000 रुपये कट करेगी, ये 1,000 रुपये गवर्नमेंट को जमा करवा देगी, और बाकी के 9,000 रुपये ये बैंक अकाउंट में दे देगी, किसको? शेयर होल्डर को। तो कंपनी के जेब से तो पूरे के पूरे 10,000 जाने ही हैं, जिसमें से 1,000 रुपये गवर्नमेंट को मिले और बाकी 9,000 रुपये इसको मिले। अब समझो इसकी अगर कोई इनकम होगी, इसको टैक्स नहीं भरना पड़े, तो इसको ये 1,000 रुपीज़ विद इंटरेस्ट इसको रिफंड हो जाएंगे। अगर टैक्स भरना था तो फिर वो एडजस्ट हो जाएगा। बस इतना ही था। अब अपने बात करते हैं, हाँ एक चीज़ और बता देता हूँ, डिविडेंड क्या होता है। हाँ, ये तो बात अपन ने कर ली, जो कंपनीज डिविडेंड देती है उसका सेम है ना। एक होती है कुछ स्कीम्स चलती है जिसके अंदर क्या होता है, म्यूचुअल फंड्स भी डिविडेंड देते हैं, ऐसा भी होता है। जो भी लोगों को ना रेगुलर इनकम की लालसा रहती है, जैसे वन ऑफ माई काइंड इज माई दादी, उनको रेगुलर इनकम बहुत प्यारी लगती है। जिनको भी रेगुलर इनकम पसंद होती है, वो लोग क्या करते हैं, म्यूचुअल फंड के अंदर भी ऑप्शन लेते हैं डिविडेंड वाली म्यूचुअल फंड्स का, जिसको कहते हैं मतलब उनका मंथली पे आउट आता रहता है हर महीने, कुछ मतलब जो भी अमाउंट उन लोगों ने कमाया होता है उसका। तो जो भी म्यूचुअल फंड जो भी देती है उसके अंदर भी सेम वही है, मतलब कॉन्सेप्ट सब कुछ वही है। जो भी मतलब म्यूचुअल फंड के ओनर होंगे, मतलब जो यूनिट ओनर होंगे, यूनिट ओनर के हाथ में ही वो टैक्सेबल होगा, उसका नाम भी डिविडेंड ही होता है, सब कुछ सेम है। बस वो है कि TDS का सेक्शन अलग हो जाता है, उसका सेक्शन है 194K, और TDS का रेट भी सेम ही है 10%, मतलब फ़र्क कुछ नहीं है, मोटा-माटी सब कुछ सेम है। बस इसका नाम 194 है, ये 194K है, बाकी सारा सिस्टम सेम है कि 10,000 का डिविडेंड आ रहा होगा, 10% काट लिया, 9,000 बैंक में भेज दिए, बस सेम। बस यहाँ पे क्या हो रही है, यहाँ पे कंपनी नहीं दे रही, यहाँ पे दे रही है एक म्यूचुअल फंड हाउस, जैसे ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड, ऐसा कोई भी एक मतलब वो हो सकता है, ICICI प्रूडेंशियल, HDFC AMC, HDFC अर्गो, ऐसा कोई भी एक AMC हाउस हो सकती है, वो आपको दे रही होगी डिविडेंड, बस इसमें फ़र्क इतना ही है। ठीक है, एक अपने बात करते हैं डिडक्शंस की। नहीं, ये सिलेबस में नहीं है। और अब अपन को क्या बात करनी है, अब अपन को बात करनी है कि समझ, अपन को मिला है डिविडेंड, अपने बात कर रहे हैं अब डीम्ड डिविडेंड की, मतलब ऐसी कौन सी चीज होगी जिसको अपन को डिविडेंड मिला नहीं है, तब भी अपन उसको मान लेंगे कि वो डीम्ड डिविडेंड है। ये आ भी सकता है शायद, क्योंकि कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा, वरना तो सब फालतू बातें लिख रखी है। अब अपने बात कर रहे हैं डीम्ड डिविडेंड की। ये कहाँ पे है, मैंने बोला ये है 2
22A2E ऐसा एक सेक्शन है, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है। अब अपने इसको फालतू सेक्शन की बातचीत को, बकवास को साइड रखते हुए अपने बातचीत करते हैं कि डीम्ड डिविडेंड आखिर में है क्या, मतलब व्हाट इज डीम्ड डिविडेंड, और इससे मतलब मेरा क्या फ़र्क पड़ता है। मैंने बोला कि कंपनी ने अब क्या किया, अपन को कैश नहीं दिया, तो कंपनी ने क्या किया, मैंने बोला कंपनी ने आपको एक एसेट ट्रांसफ़र कर दिया है। क्यों कर सकती है भाई, वो भी बताता हूँ कैसे और क्यों, किस केसेस के अंदर। शेयर होल्डर को, जैसे कई बार क्या होता है, कंपनी होती है और कंपनी क्लोज हेल्ड भी तो हो सकती है। अपन ने सिर्फ हमेशा अपनी ये चीज़ सोचते हैं कि कंपनी मतलब क्या, जो स्टॉक मार्केट के अंदर अपने लिस्टेड होगी, रिलायंस का ही अपना नाम आता है दिमाग के अंदर। पर कंपनी ज़रूरी थोड़ी वही हो, कि कुछ कंपनीज होती है जो अनलिस्टेड भी हो, जिसके अंदर शेयर होल्डर ही कितने हो, लिमिटेड 8 या 10 शेयर होल्डर ही हो, वो भी कौन से, सब घर घर के लोग, ऐसा भी हो सकता है। और जो अनलिस्टेड कंपनी, वो भी अपने शेयर होल्डर को अगर कुछ देती है कैश या काइंड, वो भी तो डिविडेंड ही है। तो अपने बस यही बात कर रहे हैं कि शेयर होल्डर को क्या हुआ था, एसेट ट्रांसफर हो गई हो। तो अपने बोलते हैं कि अपने फिर ये एसेट ट्रांसफर हो गई है, तो अपने उसको डीम्ड डिविडेंड क्या माने हैं, है ना। डीम्ड डिविडेंड अपने माने क्या, कि मतलब मैं डिविडेंड का अमाउंट कह लूँ, मेरे को तो सिर्फ एसेट मिली है, मेरे को कुछ नकद रोकड़ा नारायण तो कुछ मिले ही नहीं, तो मतलब डीम्ड डिविडेंड अपना होगा क्या। तो इस क्या का आंसर है, तुमको दो चीजें लेनी है, एफएमवी ऑफ एसेट और प्रॉफिट्स कैपिटलाइज्ड। मतलब अपन को बस इतना लेना है कि लेट सपोज 10,000 रुपए की एसेट मिली है, या तो ये, या फिर जो भी, मतलब इसमें से अपने लोअर वाला कॉन्सेप्ट लेते हैं कि समझो अपने जो प्रॉफिट कैपिटलाइज थे ना, प्रॉफिट कैपिटलाइज का क्या मतलब होता है, रिजर्व में बना लेना। जैसे अपने बोलते हैं कि भाई प्रॉफिट तो मेरा था 1 लाख रुपए का, ये 1 लाख रुपए के साथ में मैंने क्या किया, ये 1 लाख रुपए के अंदर से मैंने 90,000 रुपए तो अपने फ्री रखे हैं, कि मतलब मैं इसका कुछ भी कर सकता हूँ, और 10,000 रुपए को मैंने डाल दिया रिजर्व्स में। एंट्री कभी किया रिजर्व में डालने की, जनरल रिजर्व हो या फिर कोई सा भी रिजर्व हो, उस रिजर्व में डाल दिया। तो बोलते कि आपको डिविडेंड मिल कितना सकता है, मैंने बोला जो भी रिजर्व का बैलेंस होगा मेरे को बस हाईएस्ट उतना ही मिल सकता है। तो बोलते हैं कि प्रॉफिट उतने, या तो डिविडेंड तक, मतलब जितने कैपिटलाइज कर सको उतने ही, क्योंकि उससे ज़्यादा कि आपको वैल्यू के डिविडेंड मिल नहीं सकते, क्योंकि मालिकों का हक क्या है आखिर में, उनकी कैपिटल और जो भी जो उन्होंने मतलब वो प्रॉफिट जनरेट किए हैं वो। तो इसका सीधा मतलब यही है, या तो फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट के, एसेट की फेयर मार्केट वैल्यू क्या है, मैंने 10,000, और प्रॉफिट कितने कैपिटलाइज किए, मैंने 10 लाख रुपए के, मैंने नहीं, फिर आप फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट रख लो। अब हुआ क्या, एसेट तो ट्रांसफर हो गई 10 लाख की, और प्रॉफिट कितने कैपिटलाइज कर रखे थे, मैंने बोला 9 लाख रुपए। तो बोले 9 लाख रुपए टैक्सेबल क्यों, क्योंकि आपका हक तो बस 9 लाख रुपए तक ही था, उतना ही आपके लिए आईएफओएस रहेगा। अगर आपको डिविडेंड भी मिलता, अगर पूरे पैसों का भी मिलता, तो आपका हाईएस्ट 9 लाख रुपए तक का मिलता है। तो ये यही है। तो दिस इज डीम्ड डिविडेंड। क्यों, क्योंकि इसमें आपको कैश नहीं मिला, पर इसमें आपको एक काइंड मिला, काइंड बोले तो एक दूसरा ऑब्जेक्ट मिल गया है। अब हुआ क्या, ये होता रहता है और ये बहुत बार होता है, ये तो मेरे साथ अभी हुआ है, अब भी, मतलब ये तो मेरे कल की कहानी है। इसके अंदर है बी, बी में ये बोलता है डीम्ड डिविडेंड इन केस ऑफ कंपनी इश्यूज। क्या इश्यूज, मैंने बोला बॉन्ड, डिबेंचर, या कोई प्रेफरेंस शेयर्स, या फिर बोनस शेयर्स। मतलब ये ऐसा नाम होगा जिससे अपने बहुत फेमिलियर है। हाँ चाय पियेंगे, क्यों नहीं पियेंगे। बोनस शेयर्स, अब भी मेरे को, मतलब ये तो कल की कहानी है, मेरे को अभी अभी मतलब विप्रो के बोनस शेयर्स मिला है। विप्रो का भी 1 on 1 वो आया था बोनस शेयर, वो मेरे को मिलता। अब हुआ क्या, बोनस शेयर क्या है, मेरे को कुछ बेनिफिट नहीं मिला, सही बात बोलूँ, कुछ बेनिफिट नहीं मिला। क्यों, ना मेरे बैंक अकाउंट में पैसा है, ना कुछ हुआ, तो मेरे को फायदा क्या। मैंने बोला पहले मेरे पास एक शेयर था, अब एक शेयर की जगह पे एक शेयर और हो गया। पर हुआ क्या, प्राइस मान लेते पहले अगर 500 रुपये थी, तो ये प्राइस भी हाफ हो गई, अब मार्केट प्राइस तो 250 रुपये है, तो मेरी आज भी इन्वेस्टेड वैल्यू तो 500 ही आ रही है। इसको अच्छे से समझाते हैं। जैसे मैंने पहले खरीदा था 500 रुपये का एक शेयर, तो मेरी इन्वेस्टेड वैल्यू कितनी थी, मैंने बोला 500 रुपये थी। अब हुआ क्या, मेरे को बोनस मिल गया, तो बोनस से क्या हुआ, मेरे 2 शेयर हो गए, तो मेरे शेयर तो 2 हो गए। पर हुआ क्या, जब बोनस शेयर आता है ना, तो प्राइस भी उस रेशियो में डिवाइड हो जाता है। मेरा प्राइस, मार्केट का प्राइस भी डिवाइड बाय 2 हो चुका था, तो 250 रुपये का एक शेयर हो गया अब। तो अब मेरे को कितने, मतलब मेरी इन्वेस्टेड वैल्यू आज भी 500 ही है। बट अब होगा क्या, अब लॉन्ग टर्म में ये बढ़ेंगे, और अब मेरे को जो भी चीज़ मिलेगी वो मल्टीपल ऑफ 2 में मिलेगी।
अब समझो इन फ्यूचर कोई वो आता है डिविडेंड, अब वो मेरे को डिविडेंड 1 शेयर पे थोड़ी मिलेगा, मेरे को 2 शेयर पे मिलेगा। अब धीरे-धीरे, धीरे-धीरे प्राइस भी बढ़ेगी, प्राइस बढ़ने से क्या होगा मतलब अब तो मतलब अगर मान लेता अब ये होंगे ₹300 तो ये मेरे लिए तो 300 इंटू 2 ही होंगे, अब मेरे ₹600 बनेंगे। तो मेरे जो भी चीज़ होगी मेरी मल्टीपल ऑफ 2 में काम करेगी। अब समझो इसके बाद में अगर कोई स्प्लिट आता है, तो स्प्लिट भी मेरे लिए अब 2 शेयर्स पे होगा। कैसे? अगर मान लें तो फेस वैल्यू 10 थी और वो बोलते हैं कि अब से फेस वैल्यू 1 होगी, तो स्प्लिट के बाद में क्या हुआ? मेरे अब ये हो गया ऐसे 250 इंटू 20 शेयर्स हो जाएँगे। तो ऐसा ही है कि मैंने कुछ डिराइव नहीं किया पर बाद में तो कुछ करूँगा। तो बोले कि पर नहीं, डिविडेंड में कुछ तो टैक्स करना ही पड़ेगा। अब अपने बोलते हैं कि डीम्ड डिविडेंड अपने मतलब लेंगे क्या? अपने मतलब इसको फिर कितना लेंगे? तो फिर अपन ने उसको बस सेम मतलब इन्होंने ये रख रखा है डीम्ड डिविडेंड मतलब टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। ये लोग सीधे इतना ही बात लिखते हैं कि ये कहाँ तक होंगे? ये लोग बोलते हैं बस उतना ही, जितने प्रॉफिट वो है, एक्यूमुलेटेड है। इन्होंने जहाँ-जहाँ पे अपने-अपने प्रॉफिट छुपा-छुपा के, बचा-बचा के रखे हैं, तो इन्होंने बोला एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स के एक्सटेंट तक, इनका जितना भी एक्सटेंट होगा ना, बस उतना ही आपके लिए टैक्सेबल बन सकता है, हाईएस्ट बस इतना ही यही बोलते हैं। अब अपने बात करते हैं इसकी क्या नाम है? एसेट डिस्ट्रीब्यूशन और लिक्विडेशन। ये क्या चीज़ है? ये वाला ये तो बहुत ही खतरनाक चीज़ है, इसमें तो साला कैपिटल गेन और आईएफओएस दोनों साथ में आता है। कैसे? हुआ क्या? कंपनी हो रही है लिक्विडेट, अपने तो शेयर होल्डर और यहाँ पे है कंपनी, कंपनी हो रही है बंद। कंपनी में क्या लगने वाला है? मैंने बोला अब कंपनी में लगने वाला है ताला। और अब क्या हो रहा है? अब हर चीज़ निकल रही है अपने यहाँ पे, सब कुछ बेच-बाच रहे हैं और हुआ क्या? मैं शेयर होल्डर था और थोड़ा-सा बड़ा शेयर होल्डर था। अब मेरी कैपिटल लगाई हुई थी लेट्स सपोज़ 10 लाख रुपए। और हुआ क्या? कंपनी ने मेरे को दे दिए 12 लाख रुपए का एक एसेट। एक मेरे पास एसेट आ गया 12 लाख रुपए का। तो ये बोलते हैं कि अब ये कैसे टैक्सेबल होगा? तो फिर मैंने बोला भई ये सीधी बात है। आप तो इसमें से आप ये देख लेना कि फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट क्या थी? मैंने बोला 12 लाख रुपए। इसमें से आप मेरा हटा देना डीम्ड डिविडेंड। तो ये मेरे लिए डीम्ड डिविडेंड बन जाएगा यही 10 लाख रुपए। क्यों? क्योंकि कंपनी के जो प्रॉफिट्स थे ना, जो कंपनी के एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स थे, वो भी 10 लाख रुपए के बराबर ही थे कि जितनी मेरी वो लगाई हुई थी। जितना मेरा हिस्सा था उतने ही थे। तो इन्होंने इसको माइनस किया 10 लाख रुपए को और जो भी बच जाती है अमाउंट वो ये लोग बना देते हैं, क्या बोलते हैं इसको, कैपिटल गेन के अंदर डालेंगे। और कैपिटल गेन से डालने से पहले अब क्या होगा? एक्विजिशन कॉस्ट को अपन को माइनस करना है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अब कहाँ से आएगी? मैंने बोला कंपनी वाली, जो कंपनी की हो। इसमें से फिर कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट भी अपन को माइनस करना पड़ेगा। कौन सी? अगर कोई कंपनी ने की हो तो उसके बाद में अपने पास में आ जाएगा कैपिटल गेन। पर ये कॉन्सेप्ट भाई बीकॉम में नहीं चलता। मतलब ये मैंने बस तुमको बता दिया है, बट इस पे कोई क्वेश्चन नहीं है बीकॉम के अंदर। तो तुम उसको अगर नहीं समझा तो भी भूल जाना इसको, कि कुछ ऐसा पढ़ाया भी था क्या, बट ऐसा कुछ होता है। बस ये याद रखना। बस अपन को बस इसका टॉपिक का नाम याद होना चाहिए। क्यों? क्योंकि थ्योरी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो अपन को बस इतना याद रखना है। सी केस होता है एसेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑन लिक्विडेशन। बिल्कुल अपने दिमाग पे जोर मत लगाना, वरना भाई बहुत जोर से घुटने दुखने लग जाएंगे तुम लोग के। कुछ नहीं है उन सब के अंदर, ये सिर्फ नाम याद रखना। अगर थ्योरी क्वेश्चन आएगा तभी ये चीज आएगी, वरना आएगी भी नहीं है। ठीक है? अब होता क्या है, एक और डी केस लेना, इसको भी बस तुम याद रख लेना कि कुछ ऐसा कुछ होता है जिसका नाम है रिडक्शन ऑफ कैपिटल बाय कंपनी। बस कंपनी ने क्या किया था, तुमको तुम्हारी कैपिटल जो तुमने लगाई थी उसको रिड्यूस कर दी और तुमको वापस कर दी और कुछ ज़्यादा वापस कर दी। तो अपन भी इसको मतलब वही देखते हैं कि भाई जितने भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स होंगे उसके एक्सटेंट तक डीम्ड डिविडेंड है। कोई क्वेश्चन आएगा? मैंने बोला नहीं। अब एक चीज़ है जिस पे क्वेश्चन आते हैं जो अच्छा है जिसको करेंगे, यही अच्छी चीज़ है इस पूरी चीज़ में, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें फालतू है भाई। इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है? ये तो फिर भी ठीक था कि भाई बोनस शेयर आ सकता है तो इसका कुछ कर सकता है अपने, और एसेट ट्रांसफर हुई है तो उसमें भी अपने कुछ कर सकते हैं। ये 2 पॉइंट तो बहुत फालतू है। ये है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। ये किसके पे लगता है? सबसे पहले बात तो मैंने बोला ये लगता है, ये सिर्फ़ लगता है प्राइवेट कंपनी पे, बस। या और किसी पे नहीं लगता। ये लगता है सिर्फ़ और सिर्फ़ प्राइवेट कंपनी पे। मतलब अगर लिस्टेड हो, अनलिस्टेड हो,
कोई भी कंपनी के ऊपर नहीं लगेगा अंटिल अनलेस इट्स अ प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी को अपने ब्रिटिश लैंग्वेज के अंदर एक चीज़ और बोलते हैं जिसको बोलते हैं क्लोजली हेल्ड कंपनी। ठीक है? अब अपन को क्या करना होता है, इसके अंदर होता क्या है, जैसे एक आदमी होता है इधर, ठीक है? और इधर अपनी यहाँ पे लेट सपोज फर्म या कंपनी कुछ भी बोल दी, कंपनी है अपने यहाँ पे। अब अपन क्या करते हैं, अपना यहाँ पे सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, क्यों? क्योंकि क्लोजली हेल्ड है, मतलब अपनी कहीं ना कहीं कंपनी अपनी है, तो अपने बोलते थे 20% से ज़्यादा स्टेक इधर मेरा ही है। और मैं क्या करता हूँ, मैं इस कंपनी से ले लेता हूँ लोन, मतलब कंपनी के नाम पे मैं सबसे पहले तो लोन उठाऊंगा, और अब यही लोन मैं अपने आप को दे देता हूँ। चुकाऊंगा नहीं चुकाऊंगा, इंटरेस्ट तो दूंगा नहीं, मतलब खुद की कंपनी को थोड़ी कुछ इंटरेस्ट दूंगा। तो ये यही है कि अगर भाई तुम्हारी कोई कंपनी है जिससे तुम खुद लोन ले रहे हो, तो ये जो लोन ले रहे हो ना, दिस लोन टेकन फ्रॉम कंपनी, मतलब लोन तुमने कंपनी के नाम पे लिया, ऐसे रखना, लोन तुमने कंपनी के नाम पे लिया और कंपनी से अब तुम अपना वो रखते हो, क्या रखते हो, लोन ले लेते हो, लोन टेकन फ्रॉम कंपनी। तो जितना भी लोन लिया है ना तुमने, ये पूरा का पूरा लोन बन जाएगा अपना डीम्ड डिविडेंड। ऐसा क्यों करते हैं लोग कि भैया लोन तो कंपनी ने लिया था, अपने मस्ती से पैसा यूज करेंगे, डिफॉल्ट भी हो गया तो भाई कंपनी तो लिक्विडेट होगी, होने दो, कंपनी में अब कुछ रखना ही नहीं अपन को, कोई एसेट भी नहीं रखे हुए अपने तो इतने कुछ खास। तो फ्रॉड करने का दूसरा तरीका था, इसे लोग यही करते थे। जैसे क्या होता था मैं बताता हूँ, ये क्यों रखा है, मतलब होता क्या है, इन्वेस्टर लोग क्या करते हैं, इसमें होती थी मनी लॉन्ड्रिंग तकड़ी वाली। जैसे दो से एक लोग थे, ये बोलते थे अपने आप को स्टार्टअप फाउंडर्स, और ये फाउंडर लोग क्या किए, अब ये कोई गए भाई एकदम ऐसे कोई हैवी शार्क के पास में, और ये एक भाई बंदा था एकदम ऐसा सूट बूट पहना हुआ, इस बंदे के पास में गए कि भैया भैया हमको दे दो थोड़ा सा पैसा, आपके पास तो बहुत पैसा है। उसने बोला कि ठीक है दे दूंगा। इसने क्या किया, इसने इनको ऑन पेपर दे दिए कितने, 50 लाख रुपीज, और ये मांगने कितने गए थे, इन्होंने बोला 20 लाख रुपए। इन्होंने अब क्या बोला कि भाई ये ले 50 लाख रुपए, अब एक काम कर, थोड़ा टाइम अपना मतलब इसको कंपनी में रख, और बाद में मेरे को इसको ऐसा दिखाना कि मैं तुमको कंपनी तुम मेरे को लोन एंड एडवांस दे रही है, क्या दे रही है, लोन दे रही है, एडवांस दे रही है, ऐसा कुछ करके है। और इससे वो क्या करता था, अपने 50 लाख रुपए उधर देता था, और इनसे चुपके से एक लोन लेके बैठा रहता था। इसने तो दिखा दिया इन्वेस्टमेंट कर दिया, अब इनसे कंपनी से लोन लेता, पैसा उड़ा के मजे करता, और ये मनी लॉन्ड्रिंग इससे करने लग जाता। और होता क्या है, अब इन्होंने कर दिया कि ये लोन एंड एडवांसेस इज नाउ टैक्सेबल एज डीम्ड डिविडेंड। तो इस चीज पे उन्होंने कर दिया इसको बंद कि नहीं, अब आप ये काम नहीं कर सकते हैं, आप ऐसी चीजों को मैन्युपुलेट भी नहीं कर सकते। मेनली ऐसे फ्रॉड करने के काम आता था कि लोन कंपनी के नाम पे लो, आप खुद मतलब वो ले लेना, क्या बोलते हैं इसको, कंपनी के नाम पे लोन लिया, अब कंपनी से आपने लोन लिया, आप उस पैसे का कुछ भी करो, आग लगा दो, गैम्बलिंग करो, और वापस फिर भाई देना तो है नहीं क्योंकि खुद की कंपनी थी, सिर्फ बैंक को पैसे देने हैं। तो इन्होंने डीम डिविडेंड का कॉन्सेप्ट लगा दिया इस पे। ठीक है, अब अपने एक चीज की और बात करते हैं जिसमें अपने उसमें लिख कर आए थे अपन, किसमें, सैलरी के अंदर अपन उसको छोड़ कर आए थे, मैं तो छोड़ के नहीं आया था, वहां पे बताया था, बट अपन ने बोला था कि ये चीज खुलेगी आईएफओएस में। कैसे, इसका नाम था पेंशन। क्या तुम्हें याद है, पेंशन के अंदर अपन ने राइट हैंड साइड में एक चीज बनाई थी, रिसीव्ड एट टाइम ऑफ डेथ। फिर मैंने बोला था ये आपसे डेथ में भी पैसा लेंगे, कैसे, फैमिली पेंशन बोल के। और ये कहाँ टैक्सेबल होगा, मैंने बोला आईएफओएस में, और अपन को ये अभी नहीं पढ़ना। अब मैं बोलता हूँ अपन को ये अभी पढ़ना है, क्योंकि अभी आईएफओएस चल रहा है, तो आओ यहाँ पे लगाओ हैशटैग फैमिली पेंशन। और अब इसकी देखते हैं अपने टैक्सेबिलिटी, तो मैंने बोला बस वही, जहाँ सैलरी दिखे वहां पे अपने साले 3 हाथ निकाल देना तुम लोग। पहला पहला केस इधर अदर्स है, मतलब पहला केस अदर्स है, दूसरा है रिसीव्ड बाय हायर ऑफ पर्सन, हायर मींस रिसीव्ड बाय मतलब ऐसे वारिस ऑफ पर्सन जिनको गैलेंट्री अवार्ड्स मिल रखे हैं, परमवीर चक्र, वीर चक्र, ऐसे किसी को मिल रखा है। तो इसको क्या लिखते हैं, रिसीव्ड बाय हायर्स ऑफ persons who have received
गैलेंटरी अवार्ड्स, इस टैक्स इसके अंदर आता है नील। भाई इन लोगों से थोड़ी तुम लोग लोगे पैसा, इस पे थोड़ी टैक्स लगाऊंगा। तो बोले नहीं। और गैलेंट्री अवार्ड्स क्या होते हैं, थोड़े सुंदर अक्षरों में लिख दूं तो गैलेंट्री अवार्ड्स होते हैं अपने, ये होते हैं अपने, जैसे एग्जांपल लिख रहा हूं, परमवीर चक्र, वीर चक्र, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देखिए हाँ भाई, ये तो बहुत ही ऑनर्ड लोग थे जिनको ऐसा कुछ तो भी अवार्ड मिला, तो अपन इनको तो टैक्स नहीं लगा सकते। अब मैंने बोला कि कुछ तो ऐसा मतलब वो हो सकता है कि भाई दूसरा केस क्या, मैंने बोला रिसीव्ड बाय हायर्स ऑफ पर्सन हु वाज इन आर्म्ड फोर्स, मतलब ये तो और तो ही मतलब गैलेंट्री अवार्ड मिला, वो तो बहुत ही अच्छी बात है। बट अगर कोई ऐसे लोग होंगे जो क्या है हायर ऑफ, मतलब ऐसे वारिस है किसके, जो लोग आर्म्ड फोर्सेस में थे, आर्म फोर्सेस मतलब फौज में थे, आर्म फोर्सेस मतलब अपने जो सबसे अच्छे जो सैनिक लोग हैं, सैनिक लोगों के जो मतलब वो है घर परिवार वाले, उन लोग को मिला, तब उन लोगों से टैक्स लेंगे। हमने बोला नील, ऐसा करना पाप है। अब मैंने बोला अब बच्चे कौन बने, इन दोनों के अलावा जो बच गए वो है अदर्स, और यही अपना नॉर्मल केस रहेगा। तो उसने बोला कि क्या टैक्सेबल होगा, तो मैंने बोला तुम लिखना एक्चुअल, लेस, लोअर ऑफ। कैसा लोअर ऑफ, लोअर ऑफ मैंने बोला ए 15,000 पर एनम, ठीक है। और बी मैंने लिखा 1/3 ऑफ एक्चुअल। ये इन दोनों में से जो भी लोअर होगा वो उसको इधर लिखना बाहर, और इधर लिख देना टैक्सेबल। ये होगा नॉर्मल केसेस के अंदर। कि इसके बाद में जो भी वो बूढ़ी औरत जो कोई और प्राइवेट नौकरी या सरकारी नौकरी वाले की पेंशन खा रही हो उसके मरने के बाद में, तो उस पर लगाओ टैक्स। टैक्स कैसा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के अंदर। और उसका कितना लगेगा, मैंने बोला एक्चुअल लेस लोअर ऑफ टू थिंग्स, 15,000 पर एनम या 1/3 इंटू एक्चुअल। और समझो उसने लिया हो 115 BAC, बोले तो न्यू स्कीम। तो इस केस के अंदर पूरा का एक्चुअल टैक्स होगा, ठीक है। इसमें भी फिर ये लोअर ऑफ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। एग्जाम्प्ट तो होगा, एग्जाम्प्ट तो दोनों केसेस में है, बट ओल्ड स्कीम के अंदर तुमको थोड़ा सा ये लोअर ऑफ वाला बेनिफिट मिलेगा। और अगर आप न्यू स्कीम लेते हैं तो आपको पूरा का पूरा टैक्स पड़ेगा, ठीक है। अब अपने लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो सबसे ज्यादा मतलब सबसे ज्यादा आता है, ये इससे ज्यादा कुछ नहीं आ सकता। दैट इज टैक्सेबिलिटी ऑफ LIP। LIP बोले तो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, ठीक है। तो ये भी मैंने बोला ये टैक्स होती है दो तरीके से, पहला एक हाथ, दूसरा एक हाथ। इसमें अपन ने बोला कि जो आप प्रीमियम भरते हो ना, जो भी आप प्रीमियम्स पे करते हो, इसका तो आप ले लो डिडक्शन। डिडक्शन का मैंने बोला 80C के अंदर आप इसका लेना डिडक्शन। किसी को खरीदनी हो तो बताना, अच्छी पॉलिसी देते हैं। और डिडक्शन मिलेगी आपको 80C में, और वो भी कब, अगर आपने ओल्ड स्कीम ऑप्ट की है तो। न्यू स्कीम के अंदर अपन इसका डिडक्शन नहीं देंगे। मैंने बोला ठीक है। तो बोला टैक्स क्या करना है, तो आपने डिडक्शन की बात कर दी तो अच्छी चीज हो गई। मैंने बोला हाँ, अब आया ना मजा। अब आप निर्मला ताई जैसी बातें करने लगे कि टैक्स क्या होगा, तो टैक्स होगा सम एश्योर्ड। या फिर अपने बोलते हैं जब भी मेरे को मेरी पॉलिसी मैच्योर होगी, जो मेरे को मेरा पैसा नहीं मिलेगा, वो मेरा सम एश्योर्ड मेरा टैक्स होगा। और ये कैसे टैक्स होगा, जब भी मतलब ये इसका मेरे को रिसीव होगा तब। और कैसे होगा, मतलब ऐसे तो वो एग्जाम्प्ट होना चाहिए, मतलब मोस्ट केसेस के अंदर ये होगा एग्जाम्प्ट, पर कुछ केसेस के अंदर ये होगा टैक्स, ठीक है। अपने ये देखेंगे कि भाई कब अपन को वो टैक्स मिलेगा, और कब अपन का मतलब वो होगा कि मतलब ऐसा कौन सा केस होगा। अपन को कुछ लिमिट्स दी हुई है, अगर वो लिमिट्स अपन को अगर आती है, अगर ऐसी कुछ लिमिट्स अपने टकरा जाते हैं, तो अपन को भाई वो होता है, क्या बोलते हैं इसको, टैक्स भरना पड़ेगा। और इसके अंदर अपने बात कर लेते हैं TDS कि इसमें TDS क्या रेट से कटेगा। मैंने बोला TDS इसमें भी करे कटेगा, तो किसमें, 194 में। पर ये 194 कैसा है, मैंने बोला DA, डेथ अमाउंट, 194 में DA।
194 डी है, 194 डेथ अमाउंट, 194 डेथ अमाउंट से मेरे को सम एश्योर्ड का पेमेंट मिला। इसका लर्निंग टेक्निक ये है। इसका टीडीएस का रेट क्या है, मैंने बोला 5%। ठीक है, तो इसके अंदर अपन का टैक्स क्या होगा, मैंने बोला सबसे पहले तो जो सम एश्योर्ड है वो ये तो होगा ही होगा, साथ में कई बार कोई कोई पॉलिसीज के अंदर बोनस में मिलता है। ये दोनों चीजें टैक्सेबल होगी, और टैक्सेबल होगी कब वो अपने अभी देखते हैं। नहीं तो ये मोस्ट केसेस में होती है एग्जाम्प्ट, और एग्जाम्प्ट होती है सेक्शन नंबर 10 डी में। ठीक है, वरना ये मोस्ट केसेस के अंदर एग्जाम्प्ट रहती है, और कब एग्जाम्प्ट नहीं होगी वो अपन अभी देखते हैं। अब मैंने बोला डिडक्शन भी है ना, डिडक्शन भी इतनी आसानी से नहीं मिलती, डिडक्शन किस अमाउंट ही मिलती है अपने वो देखते हैं। डिडक्शन मिलती है, मैंने बोला लोअर ऑफ टू थिंग्स। कौन सी, ए या तो एक्चुअल जो आपने पे करी वो, या फिर बी मैक्सिमम लिमिट। बस यही मैक्सिमम लिमिट ही पूरा अपना खेला है, मैक्सिमम लिमिट। और मैक्सिमम लिमिट कैसी, मैंने बोला आओ तुम्हें सिखाएं। मैक्सिमम लिमिट की अपने बात कर रहे होते हैं प्रायर टू 1/4/2012, मतलब 2012 से पहले, मतलब 1/12/2012 से पहले, 1/4/2012 से पहले अपने पास लिमिट थी 20% ऑफ सम एश्योर्ड की। सम एश्योर्ड क्या होता है, मैंने बोला मेरी पॉलिसी है 1 करोड़ रुपए की, तो 1 करोड़ का 20% यानी 20 लाख रुपए। अगर 20 लाख रुपए तक की मैं अगर प्रीमियम भरता हूँ तो मैं उसका डिडक्शन ले सकता हूँ। जैसे समझ, मैंने प्रीमियम भरा 18 लाख का, और मेरा वो क्या था 20% ऑफ सम एश्योर्ड, और सम एश्योर्ड से मेरी जो अमाउंट आ रही थी तो 20 लाख। तो मैंने बोला मेरे लिए अब लिमिट बन गई कि मैं कितने का डिडक्शन ले सकता हूँ, मैंने बोला 18 लाख रुपए का ले सकता हूँ। सब्जेक्ट टू एटीसी की लिमिट के, एटीसी की लिमिट तो 1.5 लाख रुपए ही है, बट मैं कितना डिडक्शन लेने के लिए एलिजिबल हूँ, मैंने बोला 18 लाख रुपए है, ऐसा। अब अपने बात करते हैं, एक सेकेंड। अब अपन बात कर रहे हैं कि अब इसके बाद क्या हुआ, ये तो बहुत पुरानी बात होगी, मैं लाओ तुम्हारे साथ थोड़ी सी लेटेस्ट बात की जाए। तो बोले आफ्टर 1/4/2012 इन्होंने लिमिट गिरा दी, इन्होंने लिमिट कर दी बस 10% ऑफ सम एश्योर्ड। कैलकुलेशन सही में बस लिमिट गिरा दी। अब इनका भाई ये लोग पागल हो गए, ये लोग भाई अगले साल एक और अमेंडमेंट ले आए, बोलते हैं आफ्टर 1/4/2013। इसमें क्या होगा, इन्होंने बोला 2 केस बना दो। अगर आप नॉर्मल हो तो 10% ही मिलेगा जैसा था, ये सेम है। अब ये बोलते हैं अगर आप हो हैंडीकैप्ड, कैसे हो, आप हो हैंडीकैप्ड, तो हैंडीकैप के केस के अंदर ये लोग बोलते हैं ये होगा 15%, आपको हम और देते हैं, आप अपना लाइफ इंश्योरेंस कराओ, क्या पता कभी भी जाना पड़ सके। तो ये है। अब इनका भाई माथा और फट गया, मतलब ये लोग हो गए एकदम ही पागल, एकदम पगलैट के बच्चे हो गए। ये लोग अब लेकर आ गए एक और, आफ्टर 1/4/2023, मतलब एकदम से ऐसे सालों बाद ये लोग जागे इस चीज को लेके। इन्होंने एक नई लिमिट बना दी। कैसी नई लिमिट बना दी, आओ। हैंडीकैप के लिए तो सेम 15%, और नॉर्मल के केस के लिए इन्होंने वही रखी 10%। ये एक तीसरी लिमिट और लेकर आ गए, 5 लाख रुपए, कि आपके लिए अब मैक्सिमम लिमिट या तो 10% रहेगी। अब समझ, लेट सपोज अब मेरी इंश्योरेंस थी वो थी 5 करोड़ की, 5 करोड़ का 10% आ रहा था मेरे पास 50 लाख, तो मैं 50 लाख के डिडक्शन के लिए एलिजिबल था। तो इन्होंने बोला ना, आपके लिए मैक्सिमम लिमिट 5 लाख रुपए रहेगी, भले कितनी ही मोटी आपकी हो, आपके लिए मैक्सिमम 5 लाख रुपए रहेगी। ठीक है, ये इनके नए केसेस बन गए। अब अपन ने बोला कि ठीक है ये तो डिडक्शन की बात हुई, अब मैंने बोला कि वो केस, ऐसे कोई भी केस जिसके अंदर आपके क्या बोलते हैं अपने पेएबल प्रीमियम पेएबल इन 1 ईयर एक्सीड्स दीज लिमिट। ठीक है, इन लिमिट्स को एक्सीड कर जाए कोई भी एक साल में है, आप पे लग जाएगा टैक्स। ठीक है, अगर आप इस लिमिट के विद इन रहते हैं, इस लिमिट के साथ चलते हैं, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी, तो आपका पेमेंट रहेगा एग्जाम। सिंपल इतना, मतलब एकदम बेसिक चीज है ये। ठीक है, इसमें कोई दुख पीड़ा परेशानी समस्या हो तो बताना। बस आपको क्या करना है, मतलब सीधी बात यही है, आपको बस इन लिमिट से ऊपर का आपको वो पे नहीं करना, एक साल के अंदर क्या बोलते हैं इसको, प्रीमियम पे नहीं करना। तो
मतलब कुल मिला के गवर्नमेंट कह देती है कि तुम थोड़ा-सा मतलब है ना कम पैसा डालो इन लाइफ इंश्योरेंस वाली स्कीम में। स्टॉक मार्केट खुला है, म्यूचुअल फंड खुला है, आप उनमें पैसा डालो। लाइफ इंश्योरेंस में क्यों डालना? पैसे पैसा बेकार है, आईआरआर कम है। बट डालना चाहिए, मतलब लाइफ इंश्योरेंस इज़ अ मस्ट, एवरीवन शुड हैव अ एलआईसी और एलआईपी। बट कितना 5 लाख रुपए हर साल डालो उतना बहुत है, बस उससे ज़्यादा मत डालो। क्यों? क्योंकि आपकी डेथ का वो कवरेज आपको मिल जाएगा उतना बहुत है। कि वैसे भी मतलब 5 लाख रुपए बहुत हो गए यार। 5 लाख रुपए अगर आपने 10 साल तक डाली तो भी आपके मतलब 5 लाख वो 50 लाख का कवर बनता है। और ऐसा अपन ने बोल दिया कि 5 लाख अपन ने 20 साल तक डाला तो अपने पूरे करोड़ रुपए का वो कवर बन जाता है। करोड़ से भी ऊपर का ही बनेगा विदाउट टेकिंग बोनस, तो वेले बहुत ठीक है इतना तो। इसमें किसी को कोई दुख पीड़ा परेशानी समस्या हो तो फटाफट अभी भी पूछ लेना। हेलो। नहीं है, चलो मैं ऐसा मानता हूँ कि सब सही है, बहुत बढ़िया बात है, अच्छा पढ़ा दिया मैंने। अब अपने बोलते हैं एलआईसी की एक और छोटी बहन है, बड़ी बहन है वैसे, यूलिप। यूलिप मतलब यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। अभी कैपिटल गेन किया तो ये तो आना ही अपन को चाहिए कि ये होता क्या है। इसमें अपन को देखना है दो केसेस। कैसे? दो केसेस। क्या पहला क्या? प्रीमियम पे किया उसका क्या, मैंने बोला उसका ले लेना डिडक्शन। क्या वही एटीसी की बात हो रही है? मैंने बोला हाँ एटीसी, एकदम सही पकड़े हो आप। वो भी कब? न्यू स्कीम में नहीं मिलेगा, ओल्ड स्कीम में मिल जाएगा। वो तो है ही, तभी तो वो न्यू स्कीम है। इसमें भी क्या मैंने बताया था? हाँ बताया था, ओल्ड स्कीम में मिलेगा, न्यू में नहीं मिलेगा। अब बोले जो प्रीमियम मतलब जो मेरे को प्रीमियम भर भर के जो मेरे को सम एश्योर्ड और बोनस मिलेगा उसका क्या करूँ? सम एश्योर्ड प्लस बोनस, इसका क्या करने का? तो हमने बोला आपको मिलेगा पूरा का पूरा एग्जाम्शन। क्या मिलेगा? पूरा का पूरा एग्जाम्शन। किसमें? मैंने बोला सेम सेक्शन, मतलब हम तो कहते हैं आप सेक्शन भी मत बदलो, आप इसको भी रखो 1010 डी में, सेम वो एग्जाम्शन है। और आपके लिए एग्जाम्शन क्या है? जो भी आपको सम एश्योर्ड प्लस बोनस मिला है पूरा का पूरा एग्जाम्प्ट, पर कितना कब? मैंने बोला बस आपकी ईयरली प्रीमियम आपकी 2.5 लाख से एक्सीड नहीं करनी चाहिए। मतलब आपके विद इन ही रहनी चाहिए, एक्सीड नहीं करनी चाहिए बस। अगर ऐसा कुछ केस है कि आपके एक्सीड नहीं होती है तो आपको पूरा का पूरा एग्जाम्शन मिलेगा। और अगर आपकी प्रीमियम्स एक्सीड कर जाती है कोई भी एक साल में, तो बोले क्या एक्सीड होती है, तो ये जो यूलिप है ये आपके लिए है कैपिटल एसेट, और इस पे आपको आएगा कैपिटल गेन। और इसकी कैलकुलेशन आपको बीकॉम में नहीं करवाते, सी फाइनल में होती है। ठीक है, सिंपल है, मतलब 2.5 लाख रुपए से कम यूलिप है, डिडक्शन भी लो और एग्जाम्शन भी लो। हाँ जी। कोई दुख पीड़ा परेशानी समस्या नहीं है, बहुत बढ़िया। अब अपने लेते हैं लास्ट केस, लास्ट तो नहीं कहूंगा मैं इसको, पर हाँ ठीक है कि ये तो एकदम चिंदी से बात करने जा रहा हूँ कि मतलब भाई इंटरेस्ट इनकम आ रही है तो क्या करूँ मैं? इंटरेस्ट किससे आ सकती है? मैंने सेविंग्स अकाउंट से आ रही है, कोई एफडी से आ रही है, या मतलब इसको बोलता हूँ बैंक डिपॉजिट से आ रही है, या फिर कोई अपन को आ रही है लोन या एडवांसेस से, कि भाई मैंने किसी को लोन या एडवांसेस दिए थे उससे मेरे को आ रही है, या फिर मैंने बोला कोई मेरे को डिबेंचर्स मैंने खरीद रखे थे उससे आ रही है। तो बोले क्या होगा इसका? मतलब कुछ नहीं, सबके सब टैक्सेबल है। ये सबके सब टैक्सेबल है। और टैक्सेबल कहाँ है? मैंने बोला ये सबके सब टैक्सेबल है, आई एफ ओ इसमें सिंपल। और बस मैंने इतना बोल दिया था कि भाई सेविंग बैंक अकाउंट से जो भी इंटरेस्ट आपको आ रहा है वो इंटरेस्ट आपका अलाउड हो सकता है एज फॉर डिडक्शन। ठीक है, और डिडक्शन का आप डिडक्शन के चैप्टर में देख लेना, आपको इसमें डिडक्शन अलाउड है। सेक्शन का नाम है ATTTB। वो आप अगर उसको रेफर करोगे तो आपको डिडक्शन मिल जाएगी, पर टैक्सेबल तो चार्ज तो है वो। ठीक है। एक मैंने बोले एक और चीज मैंने तुम लोग को कैपिटल गेन्स के चैप्टर में ही बताई थी। क्या बताई थी? कि आपको मिल रहा है इंटरेस्ट ऑन एनहांस्ड कंपनसेशन, जिसके अंदर दो लोग थे। एक तो शशांक मिश्रा था जिसके हाईवे की जमीन थी, और एक था विवान नाटा जो लॉयर था। उसने अपन की बहुत मेहनत करवाई, अपन को एनहांस्ड कंपनसेशन भी दिलाया और इंटरेस्ट भी दिलवा दिया उस पे। तो इसका क्या? बोले मैंने यही बोला था कि कैपिटल गेन एनहांस्ड कंपनसेशन तो कैपिटल गेन है, ये तो है अपना कैपिटल गेन, ये तो सीजी है।
पर ये जो इंटरेस्ट है ये कहाँ आएगा? मैंने बोला ये अब यहाँ पे आएगा, कहाँ? IFOS में। बोले बहुत अच्छी बात है, IFOS में ले आए अपन इसको। बोले अब इसका क्या? मैंने कुछ मत करना, ये आपको जो मिला है इसका 50% डिडक्शन ले लेना और 50% अपना हो जाएगा टैक्सेबल। सिंपल। जैसे लेट सपोज मेरे को अगर 10 लाख रुपए मिले, उसमें से 50% पूरे पूरे 50% बोले तो 5 लाख रुपए अपने गए, डिडक्शन मिल गया, और 5 लाख रुपए अपने बन गए इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। सिंपल एज दैट। कोई दुख पीड़ा परेशानी समस्या। अब मैंने बोला तुमको एक और अच्छा डिडक्शन दे देता हूँ, ये अपने ले लेते हैं IFO। इसके अंदर अपन को एक डिडक्शन और मिल जाती है। कैसे मिल जाती है? एक डिडक्शन और अवेलेबल है, मतलब जैसा मैंने अभी ऊपर एक डिडक्शन की बात करी, एक नीचे और एक बात करते हैं, समझो। हुआ क्या, मैंने कर रखा है एक काम। क्या कर रखा है? एक काम। मैं क्या करता हूँ, डिविडेंड कमाता हूँ। मेरे को सिर्फ काम यही है, मेरे को शौक है डिविडेंड कमाने का। और कैसे कमाता हूँ? मैं लेता हूँ भैया बहुत सारा मोटा पैसा लोन पे, लोन पे लेता हूँ, कंपनी में डालता हूँ और उससे कमाता हूँ डिविडेंड। और डिविडेंड कमाने के बाद में जो भी मतलब मेरे पैसे होते हैं शेयर्स बेच के, इसके बाद में लोन चुका देता हूँ, इंटरेस्ट भी दे देता हूँ। तो वो बोलते कि ये होल्ली और सोल्ली, मतलब ये डिविडेंड कमाने के लिए होल्ली और सोल्ली मैंने लोन लिया था, उसका क्या करूँ? बोले डिडक्शन ले लेना। बोले कितना? वो बोलते हैं लोअर ऑफ ए, एक्चुअल जितना आपने इंटरेस्ट पे किया, एक्चुअल इंटरेस्ट पेड। क्यों? क्योंकि बोरोइंग की कॉस्ट क्या होती है? कोई भी लोन अगर मैं लेता हूँ तो लोन लेने की कॉस्ट क्या है? मैंने बोला भाई इंटरेस्ट। तो बोले एक्चुअल इंटरेस्ट पेड का डिडक्शन लेना ना, या फिर बी 20% ऑफ डिविडेंड इनकम। इनमें से जो भी कम हो उसका आप डिडक्शन ले लेना, बस। ठीक है, बस इतना ही है। मतलब अब अपना IFOS खत्म है, खत्म। बस ये लास्ट था मेरे लिए तरफ से, और IFOS खत्म। सम अप करने की बात अगर करूँ तो मैंने देखा वेरियस सोर्सेज फॉर IFOS, जिसमें मैंने भाई मनी गेमिंग, लॉटरी, बैटिंग, गेमिंग, कैजुअल इनकम, हॉर्स मेंटेनेंस, वो सब भी देखा। फिर मैंने देखा कि भैया कुछ ऐसी चीज़ें थी जो बाहर टैक्स नहीं हो रही थी पर अपने यहाँ पे हो रही है। जैसे क्या बोलते हैं अपन उसको, डायरेक्टर सिटिंग फीस, और HP के अंदर सब लेटिंग की इनकम, ऐसी थोड़ी बहुत चीज़ें। और फिर उसके बाद में अपन ने देखा कि डिविडेंड इनकम भी अपनी यहीं पे टैक्सेबल हो सकती है। डीम्ड डिविडेंड भी टैक्सेबल इधर ही होती है। फिर मैंने देखा इंटरेस्ट ऑन एनहेंस कंपनसेशन के बारे में। फिर मैंने बात करी डिडक्शन के बारे में। फिर मैंने बात करी फैमिली पेंशन के बारे में। फिर मैंने बात करी गिफ्ट्स के बारे में। गिफ्ट्स के अंदर फिर मैंने एग्जम्पशंस ऑन गिफ्ट्स के बारे में बताया। फिर मैंने रिलेटिव के बारे में बताया। और यही चीज़ों के साथ में अपना IFOS खत्म होता है भाई। IFOS में इससे ज़्यादा कुछ नहीं था। और बाकी मतलब ऐसे कुछ भी मतलब इनकम दिखे ना जो मतलब बाकी कोई 4 हेड में नहीं आ रही, उसको लेकर आना IFOS में और उसको पूरा का पूरा टैक्सेबल कर देना। जहाँ तुम्हारा दिमाग काम करना बंद कर दिया वहाँ पे IFOS चालू हो जाएगा। ठीक है, मेरी तरफ से बस इतना ही। अपना IFOS खत्म है। क्वेश्चन करते रहो, बढ़ते रहो, आगे पढ़ो, मस्ती करो।